नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप सभी का वेंसडेज फॉर वाटर के एक और सत्र में स्वागत है। वेंसडेज फॉर वाटर W4W फाउंडेशन का एक मुहिम है। W4W फाउंडेशन एक स्थापित नागरिक समूह एवं थिंक टैंक है और आज की चर्चा का विषय है रेज ऑफ द रिवर्स एंड रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इन तावी रिवर इन जम्मू, जो कि हम तावी रिवर में जो रिवर फ्रंट बन रहा है और उसमें जो तावी नदी का हम तेज या उत्तेजना देख रहे हैं, जिसके कारण काफी सारे नुकसान हो रहे हैं, हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। और आज के हमारे स्पीकर्स हैं, वक्ता हैं अनमोल ओहरी एंड मोहम्मद अकरम। मेरा नाम मानसी बाल भार्गव है। मैं W4W फाउंडेशन से आज की संचालिका हूं और विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल ऑफ द वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखती हूँ। इसके पहले कि हम आज के सेशन या सत्र पे जाएं, थोड़ा सा W4W और वेंसडेज फॉर वाटर के बैकग्राउंड पे मैं जाना चाहूंगी। वेंसडेज फॉर वाटर का उद्देश्य है जल विशेषज्ञों को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, नीति निर्माताओं को और युवाओं को साथ मिलकर जल से जुड़ी जटिल मुद्दों पर संवाद करने का एक मौका दिया जाए और संभावित समाधान की तलाश की ओर आगे बढ़ा जाए। इस पहल की और भी गतिविधियां हैं। वेडनेसडेज फॉर वाटर के अलावा भी हम फ्राइडे वाटर्स, जिसमें रीडिंग क्लब, थीसिस क्लब, वाटर टॉकीज, वाटर आर्ट्स करते हैं। इसके अलावा हम मंडे मंचिंग एंड म्यूजिक विथ वुमेन फॉर वाटर करते हैं, जहां हम महिलाओं को बुलाते हैं और महिलाओं से जुड़ी पानी के मुद्दों पे चर्चा करते हैं। यह इतनी विस्तारित हो चुकी है कि हम 400 सत्र कर चुके हैं, जिसमें कि हमारे साथ लगभग 700 स्पीकर्स जुड़ चुके हैं। तो हम आज की तारीख में दुनिया में सबसे लंबी चलने वाली वाटर कॉन्वर्सेशन सीरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये तो रही ऑनलाइन की बात, पर हम जमीनी स्तर पे भी पानी से जुड़ी कार्यशालाएं, वॉक एंड टॉक, सेमिनार, स्पेशल कोर्सेज, कॉन्फ्रेंस पैनल और विभिन्न तरीकों से हम बेसिकली जल के बारे में अवेयरनेस, अवेकनिंग डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि W4W का यह मानना है कि जल संवाद ही जल संरक्षण की नींव है और ये बहुत जरूरी है कि जल संवाद जारी रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.w4w.in पे जाएं, जहां की हमारे 400 से ज्यादा सत्रों के आपको बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी और इसके स्पीकर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब आज के हम सत्र पे जाते हैं, क्योंकि रिवर फ्रंट अब एक हॉट प्रोजेक्ट है देश में। अहमदाबाद रिवर फ्रंट सबसे पहला बना, जिसको कि हम साबरमती रिवर फ्रंट से जानते हैं। उसके बाद देश में कई जगहों पे रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। दिसंबर 3 को हमने अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे भी चर्चा किया। इसके पहले हमने पुणे रिवर फ्रंट पे बात की। इसके पहले हमने बड़ौदा रिवर फ्रंट पे बात की, जो नहीं बनाया गया। तो हम बेसिकली एक रिवर फ्रंट के ऊपर सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है रिवरस्केप सीरीज। उसमें हमने पहले 6 सत्र किए थे आइकोमोस के साथ, और अब हम 7वां सत्र से हम रिवर फ्रंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं आज के अपने स्पीकर्स को बुलाऊं, वक्ता को बुलाऊं, मैं आप सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय हमको देने के लिए राजी हुए और वो आज अपनी बात रखेंगे जम्मू के बारे में, जनता के बारे में, नदी तावी के बारे में और कई सारी बातें जो आज हम साझा करेंगे। इसके पहले कि वो अपनी बात रखे, मैं अपने स्पीकर्स का, वक्ताओं का थोड़ा इंट्रोडक्शन भी रखना चाहूंगी, जो कि इंग्लिश में है, और आज का सत्र भी ज्यादातर हिंदी में ही होगा। On behalf of W4W Foundation, a think tank instituted as Citizens Collective, we welcome you to another session of Wednesdays for Water. The conversation today is on Riverscape series, which is running for quite some time now. And today's session is titled Rage of the Rivers and the Riverfront Projects in Tavi River in Jammu. Before I get into the session, let me just give a brief overview of Wednesdays for Water. The objective of the session is to engage in conversation with water experts, grassroots practitioners, policymakers, and youth to explore the complex intertwined issues associated with water and the possible solutions people are working upon or seeking for. With the success of Wednesdays for Water, we have expanded to have more activities like Friday Waters, Thesis Club, Reading Club,
water arts, water talkies, and Monday munching with and musing with women for water. These are all online sessions. However, Wednesdays for water and W for W both. We also take up water workshops, water walks and talks, seminars, special courses, conference panels to continue the water conversation in various possible ways. At W for W, we strongly believe water conversation is crucial for water conservation. Do visit our website www.w4w.in for more details. My name is Mansi Balbhargav and I am from the House of W for W and also the host of the session today. Let me now invite Anmol Ohri and Mohammad Akbar as speakers for the session today and welcome to both of you, and I must thank Sarang Yadvatkar sir from Pune who actually suggested both of your names to invite you for talking about Jammu and what's going on Tavi River at Jammu. Thank you so much both of you for taking out time. Let me just also inform all our participants here. Today's session will be bilingual, English and Hindi both, and preferably Hindi. So from here onwards, once I introduce both our speakers, we will switch the conversation to multilingual or bilingual. Anmol Ohri is the founder and director of Climate Front Foundation, and he is part of the Youth for Himalaya Collective and has worked as an environmental activist and journalist working on the intersection of climate crisis and politics in Jammu and Kashmir. His work includes mobilizing youth pan-India on the issues of climate justice and organizing them to resist environmental onslaught on their localities as well as nationally. He has helped build youth-led collectives and movements that are advocating for climate justice. Some of them include Friends of River of Tavi Movement, Friends of Raika Forest Movement, Climate Front India, Climate Front Jammu, Climate Front Chandigarh, Kashmir, and so on. Most recently, he has worked on providing relief to 2025 Jammu floods, which is going to be part of the discussion today, and advocating against the development strategies that worsens the impact of the recent floods. Let me now also introduce Mohammad Akram because both the speakers are going to present together. Usually, otherwise, I am doing one speaker at a time. Mohammad Akram is a practicing advocate at the Jammu and Kashmir High Court and is part of the tribal community of Gujjar tribe in Jammu and Kashmir. He has worked on issues of tribal rights and human rights since the past decade and as a student, activist and a lawyer. He has also led Gujjar Bakarwala Student Alliance and its general secretary and has worked for community rights since long time. As a tribal and also a survivor of the recent Jammu flood, he is part of the most affected people and areas who are in front line of climate crisis, as he and his family and their home was also at the front line of recent 2025 Jammu floods. First of all, sorry to hear about the loss, Akram. And Anmol, as I understand कि आप पूरे conversation को lead करेंगे आप दोनों के लिए. और thank you so much both of you guys. And अकरम, मैं उम्मीद करूंगी कि आपके जो सभी साथी हैं और आपके घर के लोग हैं इस जो फ्लड से काफी अफेक्टेड है, हम सब मिलके कुछ ना कुछ अपनी आवाज से रख सके, एटलीस्ट इंसानियत के लिए भी और जस्टिस के लिए भी. Over to you, Anmol, and please make your presentation. Both of you will have 25 minutes to present. Thank you. Thank you, Mansi. Thank you for the opportunity. जिसमें हम लोग हमारी तरफ से, इनफैक्ट तवी की तरफ से, हमारी नदी की तरफ से उसकी आवाज़ बन सकें और आज ये प्रेजेंट कर सकें कि क्या हालात हैं हमारे ज़मीनी स्तर पे, हमारे इलाके में, जहाँ पे ज़्यादातर बातचीत कश्मीर सेंट्रिक होती है, बट कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट जम्मू सूबा भी है और जम्मू शहर से हम लोग ये बातचीत रख रहे हैं. बट इनिशियली स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू शहर में सीमित नहीं है. तभी किश्तवाड़ में, जो जम्मू इलाके में चिनाब वैली के इलाके में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से तभी निकलती है, उभरती है और उसकी कहानी जम्मू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाराजा बहुत पहले, एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, एक महाराजा जम्बू लोचन थे और वो जम्बू लोचन ने यहाँ पे एक शेर और एक बकरी को इकट्ठे पानी पीते देखा था और तभी उन्होंने ये माना था कि ये जो शहर है, ये शहर मतलब ये इलाका शहर बनाने लायक है. फिर यहाँ पे एक बहुत प्री हिस्टोरिक सिटी एस्टैब्लिश हुई जो आज तक चलती आई है
और ये इलाका कम से कम इसके बारे में पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं, उसमें ये इलाका एक सैंक्चुरी की तरह रहा है। जैसे एक शेर और बकरी इकट्ठे यहाँ पानी पीने की कहानी है, वैसे ही यहाँ पे सभी लोग जो पीड़ित रहे हैं, जो रेफ्यूजीज रहे हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में अपने हालात से भाग के आए हैं, वो चाहे सिख राइट्स के लोग रहे हों या फिर जो माइग्रेशन हुई थी केपीस की 90s में, वो सभी लोगों को यहाँ पे शरण मिली है। तो ये सिटी की एक बहुत हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी। एंड ये जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख को प्राइमरी लिंक देता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से। देयर इज अ सेकेंडरी लिंक जो बाद में एस्टैब्लिश हुआ था मनाली से लद्दाख का, लेकिन यही आज भी एक क्रॉस कल्चरल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि लद्दाख के भी लोग यहीं पढ़े हैं, हमारे साथ के हमारे क्लासमेट्स रहे हैं, कश्मीर के लोग भी यहीं पढ़े हैं, और जो डोगराज हैं लोकल, इवन पंजाबी, सिख्स, मल्टीपल कम्युनिटीज यहाँ पे रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था जम्मू को लेके और तवी को लेके। एक और चीज जो मैं प्रेजेंटेशन के स्टार्ट करते ही बताऊंगा, जम्मू जो इलाका है उसमें तवी की एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस है, जैसे मैंने बताया, और उसी तरीके से एक हिस्टोरिकल नाम भी है जिसको सूर्यपुत्री तवी कहा जाता है। वो सूर्यपुत्री तवी उसी तरीके के नाम है जो हमारे एथनिक और हमारी कल्चरल रेलिवेंस बनाते हैं कि नदियों के अराउंड हिस्टोरिकली हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, स्पेसिफिकली हमारी साउथ एशियन सिविलाइजेशन की क्या रेलिवेंस रही है और वो क्या कनेक्शन रहा है नदियों का लोगों के साथ। और उसी सिले में सूर्यपुत्री तवी एक नाम दिया गया जो बहुत पुराना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज शायद ही जम्मू के शहर के लोग जानते होंगे, जो आज की जनरेशन है, कि इसको सूर्यपुत्री तवी कहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं शुरुआत में अपनी कहानी भी बताऊं तो शायद मैं भी तवी के साथ उतना कनेक्टेड नहीं था जितना कनेक्शन इस 5-6 सालों में काम करके उसके ऊपर आया है, क्योंकि कल्चरली जम्मू सिटी की एस्पायरेशंस बदल रही थी। जैसे जैसे विकास और डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, वैसे वैसे तवी और उसका कनेक्शन और नेचर का कनेक्शन थोड़ा सा खत्म हो रहा था। तो जब आप शहर में आएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत शहर दिखेगा, लेकिन आपको कॉन्क्रीटाइज्ड मिलेगा और नदियों के साथ उतना कनेक्शन नहीं रहा है। ऑल्दो कुछ हमारे कुछ ऐसे कल्चर्स, हमारे कुछ ऐसे समझ लीजिए रिचुअल्स हैं जो आज भी थोड़ा सा कनेक्शन बनाए हुए हैं। साल में 1 या 2 बार शहर की पूरी पॉपुलेशन नदी के पास आती है नवरात्रों में और वो परवाती है, लेकिन उसके अलावा नदी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन जो था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। एंड इसी से मैं आगे बात करना स्टार्ट करूंगा कि उसको खत्म करने में कंप्लीट आप समझ लीजिए एक जो आज की विकास की नीति है वो इस कनेक्शन को ना ही एस्टैब्लिश, ना ही एक्नॉलेज कर रही है और ना ही उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, रादर उसको और रिसीड कर रही है, उसको और अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है, जिससे वो कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए शहर के लोगों का नदियों से। So from Ganga Ma to Suryapatri Tavi taken for granted, and I would say that it is from the authoritative point of view, the authorities and establishment, but also from the cultural as well as sociological point of view. People have started ignoring Tavi and their rivers, and I think that this is the same story when we see it in the other parts of the country. चाहे वो गंगा की कहानी हो, चाहे वो तवी की कहानी हो, चाहे यमुना की कहानी हो, उसी तरीके से हमारी सिटी की भी हालात है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए है। एंड इनफैक्ट क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकेडमिकली बात कर रहे हैं, तो रिवर फ्रंट्स तो हिस्टोरिकली बहुत सालों से रहे हैं, लेकिन जो ये मॉडर्न रिवर फ्रंट्स बनना स्टार्ट हुए हैं लगभग 2015 के बाद, और उससे पहले जो साबरमती रिवर फ्रंट जो बोला जाता है, लेकिन अहमदाबाद रिवर फ्रंट हम लोग बोलना प्रेफर करते हैं, वो रिवर फ्रंट के बाद एक मॉडर्न रिवर फ्रंट्स, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न हम बोल सकते हैं, लेकिन वो मॉडर्नाइज हमारे हिसाब से नहीं है, जिस चीज को हम लोग एडवोकेट करते आए हैं अपने इलाके में भी और बाकी इलाकों में भी बहुत सारे हमारे जैसे लोग, हमारी सोच के लोग ये चीज बात करते रहे हैं। ये प्रोजेक्ट एकदम से नहीं आया जम्मू में, इसकी नीड 1986 से स्टार्ट हुई है, जिसमें गवर्नर जगमोहन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर हैं हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के,
उन्होंने ये प्रोजेक्ट का नींव रखी थी जब उन्होंने पहली बार बात की दैट जम्मू को एक खूबसूरत नदी बनाने की जरूरत है, उनकी तवी को और ज्यादा ब्यूटिफाई करने की जरूरत है। और इनिशियली द प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल लेक। नाउ आर्टिफिशियल लेक वाज कि हम लोग बराज प्रोजेक्ट लगाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट तवी का पानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नहीं आता है, तो तवी के पानी को आप रोक सकते थे लेकिन रोका जाता नहीं था। तो इसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी था, बट इसका एक कल्चरल एंड मतलब ब्यूटिफिकेशन का पर्सपेक्टिव भी दिया गया था, एक विकास को लेके कहा गया था। एंड ऑल्सो एक एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट लिखा गया था कि हम लोग यहाँ पे जो पानी रोकेंगे उसको हम लोग डाइवर्ट करेंगे एग्रीकल्चरल फीड्स की तरफ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं 120 क्यूसेक इरिगेशन वाटर फॉर चट्टा तवी आइलैंड एंड टू मेक जम्मू एन इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब जो इरिगेशन वाला पॉइंट था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस आया। और इसका प्राइमरी रीजन ये था दैट जम्मू के अंदर बहुत देर से ये इच्छा रही है कि जब जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं तो जम्मू में मोस्टली लोग सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म को लेके आते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा। बट जम्मू की खूबसूरती वो नहीं देख पाते हैं और ना ही वो रुकते हैं, वो मतलब जम्मू को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और ये डायरेक्ट एक समझ लीजिए एक कॉम्प्लेक्स था जो कश्मीर और जम्मू के इंटरनल सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके है। और कश्मीर में जो टूरिस्ट डल लेक जाता था उसके लेके एक एस्पायरेशन क्रिएट भी की गई, और जो मैं बोलूंगा एग्जिस्ट ऑलरेडी करती भी थी, दैट हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे बनाने की जरूरत है जिससे जम्मू और खूबसूरत हो। अब ये एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो मैं दिखाना चाहता हूं, जो आपको एक मतलब एक बर्ड आई व्यू तवी का दिखेगा। इसमें जब तवी एंटर हो रही है तो आप पिक्चर की स्टार्टिंग में ऊपर से देखिए तो वो नगरोटा से एंटर हो रही है और जम्मू सिटी यहां से स्टार्ट हो रही है। जब वो एंटर हो रही है तो जम्मू सिटी जहां खत्म होने की कगार पे है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक बीच में आइलैंड टाइप का है, एक या दो आइलैंड, एक्चुअल में ये एक ही है, लेकिन सिल्टेशन एंड इरोजन की वजह से कई बार ये दो हो जाते हैं, लैंड मास चेंज होते हैं, मतलब लैंड काफी बार चेंज होता है, पानी का बहाव चेंज होता है, उसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। लेकिन ये एक आइलैंड है जिसका 90% हिस्सा इंडिया में है और इसका 10% हिस्सा पाकिस्तान में है। ये आइलैंड मंडाल आइलैंड के नाम से है। काफी हद तक जम्मू के लोगों को भी इस आइलैंड के बारे में नहीं पता है कि तवी के बीच में एक आइलैंड है और बहुत बड़ा, यहाँ लगभग 25 से 30 हजार की आबादी है और ये हिस्टोरिकली यहाँ पे रहते आई है। ये एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड हैं और यहीं पे इस प्रोजेक्ट की करंट नींव को रखा गया है जो बराज है उसकी। अब ये बराज का प्रोजेक्ट ये आप देख सकते हैं, जो थर्ड ब्रिज दिख रहा है आपको डाउन साइड पे, यहाँ पे एक बराज एक साइड पे आइलैंड की और दूसरा बराज दूसरी साइड पे रखा गया है। आगे पिक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा कि वो किस तरीके से रखा गया है और वो क्या है। उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइमलाइन पे फोकस करना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि 1986 में जो गवर्नर थे जगमोहन, उन्होंने इस आइडिया को कंसेप्चुलाइज किया। इसको कंसेप्चुलाइज करने के बाद 2 डेकेड्स तक इस पे कोई काम नहीं हुआ, कंसिडरिंग कि हमारे स्टेट के हालात और हमारा फोकस सिक्योरिटी सिचुएशन पे ही रहा 80s और 90s में। तो दोबारा से इसके ऊपर बातचीत हुई। चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे 2006 से 8 के बीच में, और इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया। उस समय जब रिवाइव किया गया था तो ये प्रोजेक्ट की सिचुएशन, मतलब इसकी लोकेशन यहाँ नहीं थी। इसकी लोकेशन अगर मैं पिछली पिक्चर में जाऊं तो वो यहाँ पे थी जहां पे नदी स्टार्ट हो रही है और शहर की आबादी से पीछे, मतलब आबादी से पीछे थी, नगरोटा के आसपास, सिद्रा के आसपास। लेकिन वो लोकेशन को चेंज किया गया और जैसा मैं बता रहा हूँ लोकेशन को चेंज 2010 में लगभग किया गया। और जिन लोगों को पता है इसके बारे में हिस्टोरिकली, जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने बताया कि इसके पॉलिटिकल रीजंस थे एंड इकोनॉमिक रीजंस थे, क्योंकि काफी सारे पॉलिटिशियंस की कुछ लैंड थी और वो लैंड बैंक यहाँ पे बहुत खाली लैंड थी और ये लैंड उनको इनके भाव बढ़ाने थे तो उन्होंने यहाँ पे ले आया। लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी हुई। जो आइलैंड के नेटिव्स थे उन्होंने बताया कि ऑलरेडी वो लोग फ्लड से हर बार पीड़ित रहते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन फिर भी इसको उधर ही बनाया गया। अब ये स्टार्ट हुआ काम 2010 में भगवती नगर और गुज्जर नगर का स्ट्रेच जो शहर के बीचों बीच है। भगवती नगर का ब्रिज जो है
वो आप देख सकते हैं, जहां बड्डी तवी और निक्की तवी डिवाइड हो रही है पिक्चर में। और ये आइलैंड जो है ये बीच में है, जो एक्सटेंड होता है बहुत आगे तक, मतलब बाउंड्री तक, पाकिस्तान की बाउंड्री तक, लगभग 20-30-40 किलोमीटर आगे तक। और उसके बाद आप 2012 में देखें तो इसकी डेडलाइंस मिस हुई हैं। ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट था इसकी इकोनॉमिक्स ऐसे थी कि ये इनिशियली 70 करोड़ के आसपास, 69.70 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट सैंक्शन हुई। 90% सेंटर की फंडिंग, 10% जम्मू की, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग। लेकिन वो हमेशा मिस हुआ डेडलाइन, 2013 में भी डेडलाइन मिस हुई और इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता गया। 2014-15 में गवर्नमेंट चेंज हुई, सेंटर में भी और स्टेट में भी। स्टेट में बीजेपी पीडीपी की कोalition और सेंटर में एनडीए पावर में आई। उसके बाद मई 2015 में चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने की कोशिश की, जिसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात की और इसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन लगाई गई कि वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और इसमें पॉलिटिक्स बीच में काफी ज्यादा रहा और वो स्टार्टिंग से रहा, यहाँ पे थोड़ा और रहा, लेकिन उसको रेजिस्ट किया गया। उसके बाद दिसंबर 2015 में ये जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसको पहली बार एंगेज किया गया प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑन तवी रिवर फ्रंट में। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट और अहमदाबाद रिवर फ्रंट जिसको हम जानते हैं, वो एक समझ लीजिए एक मदरशिप है। जितने भी रिवर फ्रंट्स करंटली बन रहे हैं और करंट तरीके से बन रहे हैं, जहां पे नदियों को छोटा किया जा रहा है और कंक्रीट भरा जा रहा है, ये प्राइमरीली ये साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आ रहे हैं। और इनकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इनकी जो भी इनकी मतलब पेपर वर्क है, वो SRFDC जो है वो ही कर रहा है। एंड ये सेम टाइम है जब जम्मू स्मार्ट सिटी जो है वो, या स्मार्ट सिटी का मिशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है देश में और स्मार्ट सिटीज की अनाउंसमेंट हुई है। उसी दौरान इसके ऊपर बातचीत, पहली बार एंगेजमेंट स्टार्ट हुई। ये एक पिक्चर है जो हम लोगों ने 2020 में देखी थी, सॉरी 22-23 में देखी थी, जब प्रोजेक्ट नया नया आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नेचुरल आइलैंड की नेचुरल जो वॉल्स हैं और नेचुरल जो उसकी वो थी बाउंड्रीज थी, उसको ऑल्टर किया जा रहा है और उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है और ये 8 फीट नीचे है, विच मीन्स दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल, नो डाउट ऑन दैट। वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से जो लोगों के घर नुकसान होंगे, उनके घर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतना इम्पैक्ट सह पाए। उसके बाद मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। 2016 में ये प्रोजेक्ट दोबारा से रुका और उसका रीजन ये था दैट एक बाढ़ आई। वो बाढ़ बहुत मेजर नहीं थी, लेकिन बाढ़ आई और उस बाढ़ में जो बराज प्रोजेक्ट थे वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हुआ और ये आप ब्रिज देख सकते हैं, ये ब्रिज का एक पूरा हिस्सा बह गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ब्रिज का हिस्सा इस साल भी बह गया 2025 में, और ये ब्रिज का हिस्सा 10 मतलब तीसरी या चौथी बार बह रहा है, थर्ड टाइम इन अ डेकेड, जब से ये नया ब्रिज बना है। दिस इज द मोस्ट रीसेंट ब्रिज ऑन तवी रिवर, मेजर ब्रिज, जो थर्ड टाइम एक डेकेड में बह गया है। एंड इसी पॉइंट पे बहा है जहां पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल में राइट बैंक है तवी रिवर का और ये बिक्रम चौक की तरफ से आता है। और ये बराज के पिलर्स थे जो उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन थे। और ये इमेज जो है ये 2015 और 14 में ली गई है, जब ये पूरा का पूरा ब्रिज बहा था। इसके बाद ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुक गया और 2018 में इसका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी आई थी जो 2019 में इंक्वायरी के बाद पता चली, लेकिन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। रादर देन एक नया टेंडर फ्लोट किया गया जिसको ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट थी 70 करोड़ से 131 करोड़ ले दिया गया और इसकी डेडलाइन 10 मंथ्स रखी गई, लेकिन 10 मंथ्स में भी ये पूरा नहीं हुआ और 2024 तक ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही था। अभी ये प्रोजेक्ट के बराजेस जो हैं वो अभी भी रिपेयर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डैमेज दैट द रीसेंट 2025 फ्लड्स डिड, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट, बराज वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बराज प्रोजेक्ट रिवर फ्रंट से पहले आया और रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट लगभग 2018 और 19 के बीच में अटैच हो गया इसके साथ। 2015 में इसकी बातचीत स्टार्ट हुई, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते थे बिकॉज नदी का बहाव ऑलरेडी काफी देर से कम हो रहा था और रिवर फ्रंट बिना बराज के, बिना आर्टिफिशियली कंट्रोल किए पानी को
सरवाइव नहीं कर सकता था। इसी वजह से जो ये प्रोजेक्ट था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ऑल्दो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स अलग हैं, दैट मींस जो प्रोजेक्ट जिन्होंने टेंडर निकाला है बराज के लिए, वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, एंड उनका पर्पस बराज का अलग है और डीपीआर अलग है। एंड दोनों, दूसरा जो प्रोजेक्ट है रिवर फ्रंट का, उसका पर्पस अलग है, उसकी डीपीआर अलग है, जिसकी वजह से दे हैव बीन ट्राइंग टू फ्लाउट एनवायरमेंटल लॉज आल्सो, बिकॉज टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया में बदलाव आ जाता है। एंड इस दोनों प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली वो कागजों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने काफी बार वर्बली चैलेंज भी किया है, बट ऑफ कोर्स दे डोंट लिसन टू अस, बट वी हैव कंटिन्यूअसली ट्राइड टू चैलेंज इट। ये एक प्लान है इनका। The worst part about current plan that they have is that they want to develop huge real estate projects along this river banks, both the river banks. So they have a plan of apartments, and I have to tell you that 10 साल 15 साल हो गए हैं कि हमारे एसटीपीज पहली बार जम्मू में एस्टैब्लिश हुए थे 2012 में, लेकिन वो आज तक फुल कैपेसिटी पे नहीं चलते हैं, बिकॉज इट्स अ फ्लॉड प्रोजेक्ट। एंड हमारे अभी भी जो सीवेज है वो अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली नदी में जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, रादर देन उसके अलावा और ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज जो ऐसे प्रोजेक्ट से निकलेगा उनको बनाने की प्लान किया गया, और सीवेज का तो कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं गया। तो आप देख सकते हैं मॉल बनाने की प्लान है, अम्यूजमेंट पार्क, रिवर फ्रंट अपार्टमेंट, देन होटल्स, जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, और ये बिल्कुल नदी के किनारे। एंड दिस इज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्लड्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली इस नदी पे आते रहे हैं हर 10 साल में, जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। लास्ट मेजर फ्लड 2024 में आया, अब 2025 में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लड था, और लगातार पिछले 3 फ्लड जितने भी आए हैं, 85 में आया, 2014 में आया, 2025 में आया, वो हर फ्लड एक मतलब उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2024 का फ्लड का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था वो 33 फीट था, 2025 का 38 तक है हमारे हिसाब से, लेकिन ये लोग उसको डिफर करते हैं। और इस तरीके से हर बार फ्लड की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बड़ी है। एंड बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट ये आप सेकंड पिक्चर में देखें, टेक्निकल पिक्चर जो है, तो इन्होंने दोनों साइड से रिवर के बैंक्स को बदला है और इनको एक आर्टिफिशियल शेप देने की कोशिश की है। ये आर्टिफिशियल शेप जो है, इसके बीच में इन्होंने मिट्टी भरी है। ये एक्चुअल में रिवर की बाउंड्रीज दूसरी थी, ये रिवर की बाउंड्रीज इसकी सेकंड थी, जो आप देख सकते हैं, जो आपको थोड़ी नेचुरल की तरह दिखेंगी, जो मतलब इरेगुलर है, वो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक मतलब एक सिमेट्रिकल शेप देने की कोशिश की, और उसके बीच में इन्होंने मिट्टी भर के कंक्रीट भरा है, जिससे नदी की चौड़ाई दोनों तरफ से लगभग 50 मीटर्स जो है वो मतलब कम हुई है। और 50 मीटर्स के हिसाब से विच मींस दैट 100 मीटर्स चौड़ाई दोनों तरफ से कम हुई है। एंड ये शहर के बीचों बीच हुआ है, सबसे बड़ी आबादी वाली इलाका में। अभी आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो हम लोग बोल रहे थे कि जब आप नदी की चौड़ाई को छोटा करते हैं, तो बेसिक साइंस है 6th-7th क्लास की, द प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया घटा देते हैं, पानी को मतलब जगह नहीं मिलती है जाने की, तो पानी ऊपर आएगा ही आएगा, और पानी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएगा ही बनाएगा, जो बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए हैं। तो ये चीज हम लोग काफी देर से एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब उसका खास है नहीं। 2025 में मैंने जैसे कि ये दोबारा से ये टाइमलाइन सेम ही है, तो मैं इसके बाद ये पिक्चर आपको डिफाइन कर सकता हूँ। एक ये पिक्चर से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला ये है, जो अभी फर्स्ट फेज है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो फर्स्ट फेज आपको ये छोटा वाला सर्कल में दिख रहा है। सो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया है, और प्राइमरी रीजन डिवीजन का ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास जो पैसा है वो अभी सिर्फ इस फेज के लिए है, फेज 1 के लिए, जो छोटा फेज है। लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, इनका प्लान है यहां से रियल एस्टेट डेवलप करके दूसरे फेज के लिए पैसा रेस करना और दूसरे फेज पे भी बनाना। बट हमें लगता है इसके प्राइमरी 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज दैट ये बनाना आसान था, क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है, यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट लैंड है, तो लैंड एक्विजिशन करना इजी था इस पे। दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये लग रहा है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस को फ्लाउट करने की कोशिश है। दे वांट टू गेट इनटू द EIA ऑफ सेक्शन 8B ऑफ EIA, जहां पे 1.5 लाख स्क्वायर मीटर से कम अगर प्रोजेक्ट है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो मतलब इसमें नहीं आएगा, वो EIA को मतलब उसकी EIA की जरूरत नहीं है उसको। तो ये ऑलरेडी इन्होंने किया है, एंड आई वांट टू टेल यू दैट इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी भी नहीं है।
एंड द रीसेंट आरटीआई दैट वी हैव फाइल्ड, उसमें इन्होंने बताया दैट इन्वायरमेंट क्लियरेंस अभी भी प्रोसेस में है, तो दे डोंट हैव एन एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो मल्टीपल फेजेस में काटने की कोशिश की है ताकि प्रोजेक्ट को ये बुलडोज कर सकें और पब्लिक स्क्रूटनी को ये मतलब बाईपास कर सकें एंड एनवायरमेंटल लॉस को भी बाईपास कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्लाइड में। अब मैं इसके बाद मैं अकरम भाई को बोलूंगा कि वो बातचीत रखें, लेकिन बातचीत से पहले मैं ये फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये 2025 के फ्लड की फोटो है, मतलब इसी साल 2 महीने पहले अगस्त एंडिंग एंड सितंबर स्टार्टिंग में ये हालात थी हमारे सिटी की। एंड ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं और ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये रिटेंशन वॉल जो है, ये बहुत बड़ी रिटेंशन वॉल है। आई आई होप आप गाड़ी और इस वॉल को सुपर इम्पोज करके आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी रिटेंशन वॉल और कितना टन कंक्रीट इसमें है और किस तरीके से ये ताश के पत्तों की तरह मतलब निकल गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ही पॉइंट पे ब्रिज टूटा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ब्रिज तीसरी बार टूटा है और इरोड हुआ है, और ये नदी के मतलब रेज से ही हुआ है, जो आज का टॉपिक है कि नदी ने जब अपना रेज दिखाया, जब अपना भव्य रूप दिखाया, तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है। एंड अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, दोबारा से सेम बनाया गया है, लेकिन ये चीज समझने की कोशिश नहीं की जा रही है सरकार द्वारा एंड इवन द सिविल सोसाइटी लार्जली, हम जैसे कुछ लोग हैं लेकिन लिमिटेड हैं, कि ये बार बार एक ही पॉइंट पे क्यों हो रहा है एंड व्हाट आर द साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इट, व्हाई आर वी नॉट एक्सप्लोरिंग दैट, कि तीसरी बार अगर ये चीज हो रहा है तो व्हाट आर द पॉइंट्स। हमारा मानना है कि बराज के एग्जैक्टली 10 मीटर्स और 50 मीटर्स के अंदर, मतलब इस पिक्चर के बिल्कुल साइड में बराज है और बराज के साथ में ब्रिज है। तो जब पानी फ्लड में आता है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आप, मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, तो जब आप पाइप के आगे एक उंगली रखते हैं तो उंगली से पाइप से पानी दोनों साइड पे जाता है, लेफ्ट और राइट, और बहुत प्रेशर से जाता है। मेरे हिसाब से जो बराज है वो ये इफेक्ट दे रहा है कि पानी दोनों साइड जा रहा है और वो इस मिट्टी की तरफ इरोड कर रहा है। एंड जो सेम चीज 2014 में हुई थी। और दूसरा, इस बार वर्स्ट पार्ट ये है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने पानी मतलब नदी की चौड़ाई को भी बहुत बड़े स्केल पे कम किया, जिसकी वजह से पानी और ऊपर आया और घरों में भी गया एंड काफी देर तक वो उसका जो ट्रेंड था वो सिर्फ अप रहा, मतलब पानी बार बार चढ़ता रहा। पहले जो फ्लड्स आते थे उनमें 2 से 3 घंटे तक पानी अप ट्रेंड में रहता था, बाढ़ चढ़ना मतलब पानी जब चढ़ रहा होता था तो वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक चढ़ता था, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता था स्लोली। लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा कि 12 घंटे लगातार पानी सिर्फ ऊपर चढ़ता रहा, और उसका प्राइमरी रीजन हमें लगता है ये बराज प्रोजेक्ट एंड ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दोनों है जिन्होंने ये चीज एक्सट्रीमली खराब की। एंड इसके आगे मैं चाहूंगा कि अकरम भाई रिसेंट फ्लड्स का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करें। तो अकरम भाई, ऑन टू यू। थैंक यू अनमोल जी। और मानसी मैम का भी बहुत शुक्रिया, आपका जो हमारे लिए जो आपने सिंपैथी दिखाई है उसका भी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने इस बार 2025 में जो इस फ्लड को अपनी मतलब अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम इसके आई विटनेस रहे हैं और सारा जो एक्सपीरियंस गेन किया इससे, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 2025 में जब ये फ्लड आया तो मैं घर से बाहर था, और जब 10:30 बजे, क्योंकि पिछली रात से ही काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, और जब 10:30 बजे, लगभग 10:30 बजे जब हम वापस घर के लिए मैं आया, तो मुझे पता चला कि तवी का जो पानी का बहाव है वो बड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि ये उधमपुर से इसका बहाव की को जो मेजर किया जा रहा था, वहां से पता चला कि वहां पे काफी डेंजर मार्क से जो ऊपर चल रहा है, पानी का बहाव डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा है। और फिर जब हम यहाँ पे आए तो हमने जब तवी की तरफ जाके देखा, क्योंकि मेरे घर से तवी लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो मैंने जब यहाँ वहां जाके तवी के पास की वाले एरिया में जाके जब देखा, तो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के लिए आ रहा था। और वापस मेरे घर आने के और तवी से वापस घर आके 25 मिनट, 20 या 25 मिनट के अंदर जो है पानी हमारी गलियों में आ गया था, और बहुत तेजी से हमारी गलियों में आ गया था।
तो उस टाइम तो क्यों हमें मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि पानी जो है इतना तेज तवी इतनी दूर तक एकदम आएगी, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और मुझे भी इस चीज का अंदेशा नहीं था। पर जब ये मुझे लगा कि जब काफी शोरगुल हुआ बाहर, जब लोग सारे इस पे भाग दौड़ शुरू हुई, शोर शराबा हुआ, तो हमें पता चला कि हाँ सच में पानी आ गया है, और वो भी हमारे घर तक पानी जो है बड़ी तेजी से आ गया। तो मैंने भी गेट पे जाके देखा, और पानी बहुत ज्यादा हमारी गली में पानी पहुंचा हुआ था, और तेजी से पानी जो है ऊपर की तरफ आ रहा था। तो फिर हम अपने जो बच्चों को लेके, क्योंकि घर पे छोटे बच्चे, घर पे बाकी जो घर के लोग हैं, उन्हें सारे सबको लेके बाहर निकलने की कोशिश की और यहाँ से भागे। और पानी मतलब उस टाइम तो हमें ये लगा था कि ये शायद क्लाउड बस्ट हुआ है कहीं, और एकदम इसीलिए ये इतना तेज पानी और इस तरह से पानी आया है कि मतलब अब अगर हम यहाँ रहते तो बहुत मुश्किल था कि हम बाहर अगर हम जल्दी में भागते ना, तो 8 से 10 फीट घर के अंदर की जो एक एक फ्लोर पूरा जो है इसमें पानी में डूब गया, तो जान का खतरा था। और उस टाइम हम यहाँ से भागे, और फिर जब हमने थोड़ा सा अपने घर से ऊपर जाके इसको देखा, तो पानी हमारे मतलब हमारा घर से मेन सड़क जो है ऊपर थोड़ा सा हाइट में है, वहां से जब हमने अपने घरों को देखा तो हमारे घर की छतों के ऊपर से पानी जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि पानी को जैसे पुश किया गया है एकदम, और वो पानी वापस जो है हमारी स्टोर होके बहुत तेजी से ऊपर जो हमारा जो ये बस्ती है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें आया है। तो ये एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। 2014 में भी जब पानी ये तवी का जब पानी चढ़ा था, तो उस टाइम भी मैं घर पे ही था। उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि पानी जिस तरीके से आया, पर तब और आज में बहुत ज्यादा फर्क लगा, और वक्त जो है वो बड़ा कम इस बार तो मतलब पहले ही दिन शाम से बारिश, और दूसरे दिन 10 साढ़े 10 बजे पानी का आना, ऐसा लगता है कि ये जो मतलब अब तवी की नेचुरल जो उसकी बॉडी है उसके साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उसको जो उसको उसको कम किया गया, श्रिंक किया गया, तो वो पानी का बहाव शायद उसकी वो एक रीजन रहा। और जो बीच में इंटरवेंशन करके जो पंपिंग स्टेशन के नाम से कुछ दीवारें वगैरह दी गई हैं, जो बैराजेस बनाए गए हैं, ये एक रीजन रहा है कि पानी जो पुश पानी जो टक्कर मार के पानी वापस जो है इन मोहल्लों की तरफ आया है। और इसमें मैं कुछ एरिया जो तवी के इमीडिएटली लगते हुए हैं, और उन्हें जिन एरिया को ज्यादा इफेक्ट हुआ उनमें एक जोगी गेट है, लोअर गुजर नगर जो हमारे इमीडिएटली है, और पीर खो हमारा वाला एरिया, और गोरखा नगर, और जम्मू यूनिवर्सिटी के बैक साइड में एक जो एरिया है, ये सारे वो इलाके हैं जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जहाँ पे लोगों के घर हैं। कोई कमर्शियल इनमें कोई भी एरिया वो नहीं है जहाँ पे कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह हो, ज्यादातर रेजिडेंशियल एरिया है। और इन्हें जो है बड़ी मतलब बड़े पैमाने पे इन्हें जो इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक रिसेंटली एक पार्क बनी थी, महाराजा हरि सिंह पार्क, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वो इसमें बह गया है। और वहां पे उसके साथ में जितने बाकी वाले ये जो इन्होंने अपनी पंपिंग स्टेशंस बनाए थे सीवेज के लिए, वो उन जो कि इसका जम्मू स्मार्ट सिटी के का प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। हालांकि उन अब ये इन्होंने क्लेम नहीं किया है कि वो हमारे थे, पर वो सारे वहां पे अब आज उनके नामो निशान नहीं है, वो बह गए हैं। और ये मतलब अब जो हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले जो पुराने लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, उनसे जब मैंने इस चीज पे मैंने अपने लेवल पे जो इन्वेस्टिगेट किया, तो मुझे ये लगा कि यहाँ जो एक रीजन है, क्योंकि 1985 में या 2014 में जो सैलाब आया, उसमें इस बड़े पैमाने जिस तरह से इस बार जो ये पानी आया है, इस तरह से पहले कभी भी पानी जो है इतना ऊपर या इतना तेजी से पानी या इतना कम समय की बारिश की वजह से पानी कभी इस तरीके से आया नहीं है। हालांकि बारिशें जो है इससे पहले भी काफी बारिशें हुआ करती थी, और जो लोग यहाँ पे जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े सारे लोगों ने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्हें वो कई सालों से यहाँ पे इन इलाकों में इवन के अपनी खेती बाड़ी भी की हुई। मैं एक यहाँ पे एक लोकल एक बुजुर्ग से बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने जिस जो जो आज ये रेजिडेंशियल इलाका बना हुआ है, यहाँ पे मैंने सब्जी का काम, सब्जी लगाने का काम किया है। यहाँ पे मैंने
काफी उन्होंने अपनी गायें वगैरह बताया कि मैंने गायें वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे। और मैं यहाँ मतलब आज से काफी साल पहले यहाँ से यहीं रह रहा हूँ, 60 से ज्यादा साल हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ जो 2025 में जिस तरीके से सैलाब मतलब जो आया है, इस ऐसा कभी भी हमने पहले नहीं देखा। तो अब ये सारा और भी जब लोगों का एक्सपीरियंस मतलब अब अगर इस इन्वेस्टिगेशन से हमें लगा कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये रीजन है कि तवी की के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से जो ये हमारे इमीडिएटली एक 25-26 फुट की जो दीवार दी गई है, वो अब इन्होंने कोई सीवेज पंपिंग स्टेशन करके इन्होंने बनाया था। जो 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 दीवार वो है उसकी कम से कम 25 से 27 फीट हाइट है। और वो जो एक रीजन है कि वहां पानी जो है टकरा के वो सारा घरों के अंदर और जो इलाके में अंदर वापस घुसा है। तो एक भयानक सा का सा वक्त था वो, कि जब हमें लगा कि ये घर शायद ये मतलब ये जो एरिया है ये तो कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये घर सारे बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनफैक्ट के बह जाएंगे सारे। तो ऐसा लगता था। और बाद में हम जब यहाँ पे तो आए वापस 2 दिन के बाद, दूसरे दिन कोई लगभग 12-1 बजे जाके बारिश जब कम हुई है तो वापस आए, जब हमने देखा कि यहाँ मिट्टी हमारे घरों के अंदर लगभग जो 2-2 3-3 फीट जो है मिट्टी जमा हो गई थी। और वो बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें मिट्टी को फिर मतलब अब क्योंकि यहाँ पे एक ये है कि हमें किसी मतलब सरकारी तरीके कोई भी मदद जो है हमें नहीं मिली थी, तो हमें खुद अपने एफर्ट्स लगा के उस मिट्टी को बाहर निकालना, साफ सफाई करवाना, क्योंकि बाद में म्युनिसिपैलिटी की जो स्ट्रीट्स वगैरह थी उनकी सफाई के लिए थोड़ा जो म्युनिसिपैलिटी ने काम किया है वो अलग है। पर जो घरों के अंदर की अपनी जो घरों के अंदर की 3-3 4-4 फीट जो मिट्टी वगैरह निकाली गई, और घर के अंदर एक एक फ्लोर जो लोगों के थे उनके अंदर कोई भी चीज नहीं बची, जिसका जितना भी आप मतलब जो भी उसने जिस भी बंदे ने अपनी हार्ड एंड मनी से जो भी बनाया था घर के अंदर फर्नीचर था उसका, या घर की छोटी मोटी चीजें, किताबें वगैरह, बच्चों की स्कूल बैग्स वगैरह, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे हम बचा पाए या जो हमें वापस जो है उसको इस्तेमाल के काबिल वो रही। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो आज तक की लोगों ने जिन जो भी लोग इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है जिनको, उन लोगों को जो भी उनमें मतलब मैक्सिमम लोगों के घरों के अंदर कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं बची हैं जो उन्हें वो दोबारा से रीयूज कर सकें। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो रीजन जो जो सरकारी इनका ऑफिशियल जो ये कहते हैं कि हमारा 33 फीट जो है पानी जो चढ़ा है, वो जो आई विटनेसेस लोग हैं 2014 में भी जो ये पानी का लेवल था वो 33 था, 34 था। तो आज फिर ये 34 कह रहे हैं। तो ये जो 34 हमें जो लगता है कि वो 38 तक जो पानी का लेवल जो है चढ़ा है, क्योंकि वीडियोस वहां जो लोगों ने उस टाइम की वीडियोस बनाई हैं, वो जो इनका गाज है उससे बहुत ज्यादा ऊपर जो लगभग 3 या 4 फीट जो पानी ऊपर बहता हुआ नजर आया है। और आज भी लोगों के पास उस तरीके की वीडियोस हैं, इवन के कई लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली हैं। और इससे ये लगता है कि सरकारी जो तौर पे जो ये दिखाया जा रहा है जो इनका 34 फीट या 33-34 फीट, तो वो अब वहां से 4 फीट ज्यादा आज भी इन्होंने कंसील किया है कि ये पानी का लेवल जो है इतना था। तो और जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की में जो इन्होंने रिटेनिंग वाल्स वगैरह जो अपनी दी है, या प्रोजेक्ट का जो सारा काम हुआ है वो उस जो लास्ट मेजरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग बनाया था कि अब 33 फीट जो पानी का लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग, तो वो उनकी दीवारों से बहुत ज्यादा ऊपर। और इवन के उनके बड़े सारे प्रोजेक्ट की अपनी जो जो इंस्टॉलेशंस थी, जो उन्होंने पंपिंग स्टेशंस वगैरह बनाए थे, वो बह गए। और जो फोर्थ ब्रिज जो अनमोल सर अभी बता रहे थे जो 4 बार वहां तबाह हो चुका है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और ये सारा एक रीजन रहा, मतलब अब जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो ये रीजन रहा है कि जिस तरीके से तवी को छाड़ करके बहुत ज्यादा अंदर तवी के अंदर जो इंक्रोचमेंट सरकारी जो मैं कहूंगा कि सरकारी तंत्र ने जो इंक्रोचमेंट की है तवी को,
के अंदर घुस के दीवारें लगाने की कोशिश की। आप फर्स्ट फेज जो ये तवी रिवर फ्रंट का जो फर्स्ट फेज में जो ये काम किया है, वो एक रीजन रहा है। बैराजेस का जो बनाना है वो एक रीजन रहा है कि सारा मिट्टी रोड कर हुई है, और वहां से जो पानी वो वापस जो है इलाकों के अंदर शहर जो बड़े सारे इसके साथ में जुड़ते हुए इलाके थे वो सारे तबाह हुए हैं। तो ये एक रीजन रहा है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनजीटी ने एक आर्टिकल पे कॉग्निजेंस लेके जो केस शुरू किया था, सो मोटो कॉग्निजेंस लेके जो संदर्भ पे केस शुरू किया, उसका उसको भी डाइवर्ट करके क्योंकि जरूरी ये था कि जो लोग जिन लोगों को इस तरीके या इन प्रोजेक्ट की वजह से जो लोग मुश्किल में आए हैं, जो इलाके जो है नुकसान में आए, उनको प्राइमरीली देखना चाहिए था कि क्या उनके लिए क्या ये जरूरी है कि अब इन ऐसी डायरेक्शंस दी जाएं कि इस पे पहले प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर चीजों को, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एक्सपर्ट्स की टेक्निकल जो जरूरतें हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के फिर इसको परमिट किया जाए कि आगे अगर ये काम हो सकता है या नहीं। पर उसको डाइवर्ट करके आप इंक्रोचमेंट पे आते हैं। अगर इंडिविजुअल या जो प्राइवेट इंक्रोचर्स की बात करते हैं, आप लिस्ट बनवाने की बात करते हैं कि आप कौन कौन इंक्रोचर्स हैं, तो ये एक जो लोगों के, अब जो लोग इन इलाकों में रिहायशी हैं पिछले 60 या 70 सालों से, तो आज तक अगर पिछले कई लोगों ने 40 साल पहले, 30 साल पहले घर बनाए ने, तो उन्होंने 40 या 30 साल में कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि पानी उनके घरों के अंदर आया है। तो अगर वो 30 या 20 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, बसे हुए हैं, तो वो एक आज की डेट में अगर 2025 में आया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वो छेड़छाड़ जो लोग सरकारी जो लोग कर रहे हैं जो स्टेट जो कर रही है उसकी वजह से ये हुआ है। तो जरूरी था कि डायरेक्शन उस तरफ हो कि इनने इसके ऊपर जितनी भी ये इंक्रोचमेंट, सरकारी इंक्रोचमेंट हो रही है, इस तरीके से इसे हटाया जाए, इसे रिमूव किया जाए, इसे परमिट ना किया जाए, ताकि लोग भी महफूज रह सकें, और जो हमारे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी भरपाई हो सके, और जो एक नेचर है इसके साथ जो छेड़छाड़ है इसे भी रोका जा सके। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि एनजीटी का जो लोगों के हित का जो फैसला हो, और जो इस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, इसको मद्देनजर रख के कि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस सेकंड फेज को परमिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पे बात हो। ना कि ये कि आप इंक्रोचमेंट पे बात हो और इंक्रोचर्स की बात हो, और उन्हें वहां से हटा के अपने सेकंड फेज का काम करने के लिए, अपना रास्ता साफ करने के लिए। तो हमें ये लगता है कि ये एक रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है कि अब ये इंक्रोचर्स की बात करेंगे, और इस तरफ अपना जो केस को इस तरफ घुमाएंगे कि जो लोग इन तवी के इन इलाकों में जो नजदीक जो लोग हैं, जो ये रिहायशी इलाके हैं, ये लोग इंक्रोचर्स हैं, और ये यहाँ से इनको हटाने की कोशिश की जाए। और वो सेकंड फेज जो निफेरियस, मैं समझूंगा कि एक निफेरियस डिजाइन है जो इनका, कि आप कंटिन्यू ये काम कंटिन्यू रहे, और फेज 1 और फेज 2 में इसे जो ये जो काम है ये कंटिन्यू चलता रहे, और इसे जो इसे कंप्लीट किया जाए इसे। तो इसलिए मतलब अब हमें ये लगता है कि ऐसी चीजों पे हमें इसके ऊपर हम जितना भी काम कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह या जो भी मूवमेंट्स जो बिल्टअप कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सही मकसद जो वो होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना इस ऐसे जो जिन चीजों से हमारे रिहायशी घर जो तबाह हो जाएं, हमारी जानों को खतरा हो, और हमारे रहने को के लिए मुश्किल हो, जो इस पे काम किया जाए। और मुझे लगता है कि हम इसकी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अकरम भाई। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अभी रखे हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स पे मैं दोबारा से एम्फेसिस डालना चाहूंगा जो इम्पैक्ट को लेके हैं। जो आपने पंपिंग स्टेशंस की बात की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था दैट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो
इन्होंने बनाए, मतलब पहले के बनाए हुए हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, और 10 साल से उनमें सीवेज कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह भी यूज नहीं हुई है। ऑल्दो शहर बड़ा हुआ है, आबादी बड़ी हुई है, सीवेज भी बड़ा है, लेकिन वो एसटीपीज में नहीं जा रहा है। तो व्हाट दे हैड प्लान्ड वाज कि हमें सीवेज को डाइवर्ट करना है। तो इन्होंने पंपिंग स्टेशंस बनाए थे, लेकिन वो पंपिंग स्टेशंस की लोकेशंस जो थी वो नदी के बीचों बीच थी। और जो रेजिडेंशियल एरिया थे, जैसे उनमें से अकरम भाई ने अपना भी बताया कि उनका जो इलाका था उससे थोड़ा सा ही बाहर नदी के बीच में ही दीवार खड़ी कर दी और बड़ी बड़ी पाइपें कंक्रीट्स की खड़ी की, एंड पंपिंग स्टेशंस बनाए 2-2 मंजिलों के, जो रिवर बैंक पे थे। मतलब रिवर बैंक पे नहीं, मैं बोलूंगा रिवर बेड पे थे। और वो रिवर बेड पे इस तरीके से थे, और उसकी उनकी जो वो भी बनाई गई थी, जो सिमेट्री बनाई गई थी, जैसे आम बिल्डिंग्स की होती है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। उससे क्या हुआ, जब पानी आया तो पानी उन दीवारों पे टकराया, और टकरा के सीधे वो लोगों के अंदर घर पे प्रेशर से गया। जिस चीज को अकरम भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया कि किस तेजी से पानी चढ़ा, जो नेचुरली आज तक हमने फ्लड्स में नहीं देखा था। इससे पहले जो फ्लड्स आए उनमें पानी धीरे धीरे चढ़ा है, लेकिन लोगों को समय मिला इवैक्यूएट करने का। इस बार तो लोगों ने बस बोला कि शुक्र है कि ये चीज सुबह हुई, अगर ये रात को होती तो कई लोग मर जाते, कई लोग, मतलब बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता अगर ये रात को होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये अकरम भाई ने बोला है। उसके अलावा एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज भी जब हम ग्राउंड पे गए तो हम लोगों ने गुज्जर नगर के इलाके में, जहाँ हमेशा पानी आता है क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे है, लगी नदी से 20-30 मीटर है, और उधर जो सबसे फ्रंट लाइन पे लोग रह रहे हैं, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पिछली बार भी जब पानी आया था तो हमें लगा फर्स्ट फ्लोर तक आएगा, फर्स्ट फ्लोर तक, मतलब 8 फुट तक पानी आया है पहले, लेकिन इस बार पानी 16 से 18 फुट चले गया। तो उनकी मेमोरी के हिसाब से उन्होंने अपना सारा सामान, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी फर्नीचर सेकंड फ्लोर पे चढ़ाए, मतलब उन्होंने ऊपर चढ़ाए, लेकिन उनका सेकंड फ्लोर तक पानी आ गया, जिससे आप पता कर सकते हैं कि पानी का जो फ्लड लेवल था वो कितना ज्यादा था, ऑलमोस्ट डबल अगर हुआ है अपस्ट्रीम। तो जो गेज है जिसकी अकरम भाई ने बात की, अगर आप लोगों की मेमोरी के हिसाब से देखें तो वो डबल हुआ है, लेकिन गेज में वो सिर्फ 1 फुट बड़ा है। तो ये जो डिफरेंस है गेज का, ये हम लोगों ने विजुअली भी देखा, और इस तरीके से भी हमने एनालाइज किया दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द गेज, और मतलब विद द डेटा दैट दे आर रिकॉर्डिंग। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा अकरम भाई ने बताया दैट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को 1 मीटर ऊपर मार्जिन से रखा गया था 2014 के हाईएस्ट फ्लड लेवल, जो कि 33 फीट था, और इन्होंने बताया कि 2025 में 34 फीट है हाईएस्ट फ्लड लेवल, ओनली 1 फीट का डिफरेंस। लेकिन हमारे हिसाब से वो 38-39 फीट था, एंड हमें लगता है ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि अगर ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि 36.4 और 37.4 फीट तक पानी आ चुका है, और असली में ये पता चल जाता कि इसके ऊपर चले गया, तो पूरा का पूरा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो मेकिंग थी, उसको बदलना पड़ता, और उसमें उन्हें और ज्यादा मार्जिन देना पड़ता। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस ये रिवर फ्रंट बना रहे हैं वो इसलिए है ताकि वो फ्लड से प्रोटेक्ट कर सके, और डीपीआर में इन्होंने ये डाला है कि हम लोग ये वॉल्स बना रहे हैं ताकि ये फ्लड से बचा सके। तो दैट मीन्स ये एक्चुअल में फेल हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन इन्होंने ग्राउंड पे डेली एक्सेलशियर्स में, मतलब लोकल न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स डाले, जहां पे इन्होंने अपने, मैं एडिटोरियल तो नहीं बोलूंगा, मैं एडवर्टोरियल बोलूंगा, बिकॉज जम्मू स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, उनके डायरेक्टर्स इसके ऊपर एक प्रॉपर, मतलब बहुत बड़ा आर्टिकल डाल रहे थे कि कैसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ने जम्मू को बाढ़ से बचा लिया। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेमलेस थिंग, बिकॉज दीज पीपल आर टेक्निकल पीपल, इनके पास टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, इनके पास वो सारे रिसोर्सेज जिससे ये चीज एस्टैब्लिश कर सकते थे, बट दे वर हेल बेंट ऑन प्रूविंग कि नहीं ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, जबकि इस प्रोजेक्ट ने 10 फोल्ड्स डिस्ट्रक्टिव पावर को बढ़ा दिया बाढ़ की, जो ऑलरेडी, मतलब पिछली बाढ़ में भी हुआ था और अभी भी हुआ था। और आखिरी में मैं जो केस क्यों लेके है और जो हम लोगों ने जो काम किया है, मैं उसको लेके बात करूंगा। 2023 में हम लोगों ने एक नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन मूवमेंट स्टार्ट की थी, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी मूवमेंट के अंडर ही, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कपड़ा, जो हम लोग 300 मीटर का कपड़ा, जो नदी की ओरिजिनल लेंथ थी, हमने उस कपड़े को नदी पे डाला था एक सुरक्षा कवच की तरह, और हमने दिखाया था दैट ये सुरक्षा कवच हमारा एक दोस्ती का सुरक्षा कवच है, क्योंकि हम अपने आप को दोस्त मानते हैं नदी के, और हम दोस्ती इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं। और हमारी, मतलब हम लोगों ने एक उनको एक मैसेज दिया था
एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी। रिप्रेजेंटेशन में जाके स्मार्ट सिटी के लोगों से बात भी की थी। उस बातचीत में हमने उनसे पूछा कि आपने ये क्या सोच के बनाया है। उन्होंने बोला हमने आईआईटी से ये किया है, रुड़की, जो हर एक इस प्रोजेक्ट में, सारे प्रोजेक्ट्स में जो टेक्निकल स्टडी हुई है, जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हुई है, वो आईआईटी रुड़की में हुई है। और सिर्फ तभी में नहीं, बाकी आरएफडीज में भी एक ही मतलब एजेंसी है जो बार बार सेम चीज कर रही है। एंड ये देख सकते हैं हम, कपड़ा भी देख सकते हैं, कितना बड़ा कपड़ा था जो हमने नदी के ऊपर डाला था। और हमने तवी बचाओ, तवी के लिए दोस्ती का सुरक्षा कवच, सेव तवी फॉर तवी फ्रेंडशिप सेफ्टी आर्मर। तो ये हमारा एक तरीका था अपनी विलिंगनेस जाहिर करने का, अपनी नदी के लिए लड़ने के लिए। एंड उसके बाद हमने ये रिप्रेजेंटेशन जब दी तो हमने उनसे पूछा कि आपने ये क्या सोच के बनाया। उन्होंने कहा हमने इसको इतना पक्का बनाया, इतना पक्का बनाया कि मतलब इसको कुछ भी नहीं होगा। एंड वही हुआ। बाढ़ जब आई तो प्रोजेक्ट को लार्जली कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्ट जो था वो साउंड था। लेकिन जब हमने तब भी सवाल पूछा था कि लोगों का क्या होगा, ठीक है आपका प्रोजेक्ट तो सेव रहेगा, आपके प्रोजेक्ट में आपने 8 फीट नीचे तक मतलब वो डाली है, फाउंडेशन वॉल्स डाली हैं, और आपने उसको बहुत पक्का बनाया, रीइंफोर्स कंक्रीट डाला है, टन्स ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट डाला है। तो मान लिया कि बाढ़ उसको कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन लोगों का क्या होगा कि लोगों के घरों पे पानी आएगा और बहुत तेजी से आएगा। तो उनके पास जवाब का उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका लोगों के ऊपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। उनकी बस अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बाढ़ से इस प्रोजेक्ट को कैसे बचाना है। एंड उन्होंने वही किया। ये प्रोजेक्ट की सिर्फ ग्रिल्स और मतलब थोड़े बहुत प्लांटेशन जो इन्होंने की थी, जो ऑर्नामेंटल प्लांटेशन इन्होंने की थी, वो बर्बाद हुई। लार्जली प्रोजेक्ट को कुछ ज्यादा हुआ नहीं। और अब उसके बाद पिछले साल सो मोटो केस जिसकी अकरम भाई ने बात की, एक केस हुआ। उस केस में ये चीज मेंशन की गई दैट मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई, इसके फाइनेंशियल्स, इसके उसके, लेकिन हमने उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की। जनवरी में हमारे ग्रुप में एक सीनियर साथी हैं भूषण पारीमुजी, हमने उनके जरिए इसमें इंटरवेंशन करने की कोशिश की। बट वो इंटरवेंशन जो है वो मतलब होने नहीं दी। वो उन लोगों ने मतलब होने नहीं दी। और जज ने हमें बोला दैट आप दोबारा से आ सकते हैं एंड आप एक नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हम लोग उस एप्लीकेशन की तैयारी कर ही रहे थे और हम लोग इंश्योर कर रहे थे कि हम लोग ये आखिरी मौका गवाए ना, और रादर हम लोग टाइम ले। लेकिन जब तक हमने टाइम लिया उतनी देर में बाढ़ आ गई। और ये सही मायने में कहीं ना कहीं मुझे अपने लेवल पे भी ये दुख होता है कि शायद हमें उससे पहले इसके ऊपर कुछ कर देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट तो बन चुका था, तो हम लोग करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और अभी भी हम लोग मतलब हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम कितने लोग हैं, हम उसमें लिमिटेड हैं और हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी भी इसके ऊपर केस वापस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोटो केस जो है वो हमारा मानना है, जो अकरम भाई ने भी बताया, कि ऑल्दो वो होना चाहिए था पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाता है जजेस द्वारा। लेकिन उसकी डायरेक्शन मतलब इस दिशा में लेके जाया जा रहा है कि उसमें उल्टा अगले फेज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। क्योंकि अगले फेज में बहुत ज्यादा रिहायशी इलाका है, बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल इलाका है, जहां पे लैंड एक्वायर करना डिफिकल्ट होगा और लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो लोग अभी से ही इंक्रोचर्स की एक सपोज लिस्ट बना रहे हैं एंड उसको उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगा। एंड मतलब हमने काफी सारी बातचीत की है, थोड़ा टाइम हमने ज्यादा ले लिया है, सॉरी मानसी फॉर दैट, बट यस, ऑन टू यू मानसी। थैंक यू सो मच अनमोल एंड अकरम। एक्चुअली मुझे आप लोग को रोकने का भी मन नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। और हम तो कुछ नहीं कर सकते W4W से, बट हम कुछ नहीं करके भी सुन तो सकते ही हैं। नहीं तो मैं एक्चुअली हर सेशन में लोगों को रोक देती हूँ 25 मिनट्स में। पर ये जो सवाल, इट इज़ नॉट अबाउट जम्मू रिवर फ्रंट ऑल्सो। मेरे तो काफ़ी सारे सवाल हैं प्रोजेक्ट में, पर मैं कुछ हाइलाइट्स रखना चाहती हूँ। जो आप दोनों ने प्रेजेंटेशन में सबसे पहला हाईलाइट की, ये जो आपका प्रोजेक्ट है काफ़ी अहमदाबाद के रिवर फ्रंट के हिसाब से काफ़ी बेबी प्रोजेक्ट है, इन द सेंस कि इट इज़ ओनली हार्डली 2.5 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स, कितना है 1.2, 2.2 एंड 3 किलोमीटर्स। फेज 1 इज 3 किलोमीटर्स। हाँ, तो
हम तो अब फेज 1 में अहमदाबाद में हम 11 लगा चुके हैं, 5 लगा रहे हैं और लास्ट 3 दिसंबर को हमको पता चला और 5 किलोमीटर की तैयारी हो रही है. इन अदर वर्ड्स डबल 22 किलोमीटर्स ऑन बोथ साइड्स मेक्स इट 44 किलोमीटर्स और 45 किलोमीटर. तो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात रखी जो हर रिवर फ्रंट में यूज की जा रही है, टू एस्केप द EIA. तो the whole project is not really taken as a project in one go, as a phase. तो वो escaping EIA or phasing out the project, putting money from A to B, these are all strategies which is a highly I will say it's a kind of a modus operandi of doing the project. मैंने गोमती में पहली बार सीखा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अहमदाबाद रिवर फ्रंट के शुरू में जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सेप्ट यूनिवर्सिटी से हो रहा था, तब मैं काफी यंग थी, आपके जैसे ही थी, आप लोग के जैसे. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विदाउट नोइंग दैट आई वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिजास्टर. तो हमारे यहाँ तो काफी सारा रीलोकेशन हुआ. तो सबसे पहले तो मैं जो सवालों का आपके पास लाना चाहती हूँ कुछ सवाल. क्या आप लोगों को इन्फॉर्म्ड है कि ये इस प्रोजेक्ट के डिजाइनर प्लानर कहाँ से हो रहा है? ये प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट कौन है, डिजाइन प्लानिंग? क्योंकि वो आप लोग ने अपने प्रेजेंटेशन में नहीं रखा, तो ये मैं जानना चाहूंगी. क्या वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है? क्योंकि जनरली गवर्नमेंट तो नहीं करती ना ये प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट इज जस्ट एन एजेंसी. तो क्या साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड इसके कंसल्टेंट हैं कि क्या है? और दूसरा कि क्या वहां पे भी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जैसे अहमदाबाद में बनाया गया था? ओवर टू यू. मैं थोड़ा सा इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा. मैंने बीच में मेंशन किया था दैट 2015 में पहली बार साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एंगेज किया था. एंड 22 में भी जब हम लोगों ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई थी, एंड हम लोगों के पास ये रिपोर्ट्स इनिशियली विसल ब्लोअर्स के जरिए आई थी, तो वो RTI के जरिए नहीं आई थी. तो उन्होंने, क्योंकि अंदर के लोग थे, तो उन्होंने हमें काफी सारा, वो भी हमारी तरह यंगस्टर्स थे एंड वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा चीजें हमें बताई. तो उसमें साबरमती रिवर फ्रंट का डायरेक्टली नाम आ रहा था. अब प्राइमरीली जो साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी बिमल पटेल एंड जो प्राइमरी आर्किटेक्ट हैं उन्होंने ही उस चीज को बनाया है और उसको उसका पूरा का पूरा जो बनाया है, डायरेक्शन दी है. लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है. उसके अलावा मल्टीपल मोर अथॉरिटीज को एंगेज किया. जैसे EIA के लिए अभी हमने रिसेंटली RTI में देखा कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज किया है प्रोसेस को खत्म करने के लिए, एंड वो बाद में किया है. मतलब ये हमें डेफिनेट है कि प्रोजेक्ट बनने के स्टार्ट होने के बाद 1-2 साल बाद EIA के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो प्रोसेस में है. रिसेंट जो हमारे पास अप्लाई है इनका. और उसके अलावा जो आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा, उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? मतलब आई रिमेम्बर द स्पेशल पर्पस व्हीकल थिंग, बट थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसे ही वो एक एज अ टूल है, डेवलपमेंट टूल है. मैं देख रही हूँ सारंग भी यहाँ पे आ गए हैं, तो शायद तो वो भी थोड़ा एंगेज होना चाहेंगे. तो उससे काफी सारा अप्रूवल बेसिकली स्ट्रीमलाइन हो जाता है, काफी सारा अप्रूवल बाईपास कर पाते हैं वो कोई प्रोजेक्ट के लिए. तो कोई भी गवर्नमेंट को अपना एक स्पेशल प्रोजेक्ट डालना रहता है तो इसके लिए एक अलग से लीगल टूल एस्टैब्लिश हो जाता है. तो मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि क्या वहां पे SPV लगाया गया है क्या इस प्रोजेक्ट के लिए? जितना हमें पता है एज सच कोई मुझे ये नाम और ये टर्म कहीं दिखी नहीं. और लेकिन मेरे को लगता है उसका रीजन ये भी था कि हम लोग एब्रोगेशन के पोस्ट एब्रोगेशन एरा में थे और हम लोगों के इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो सरकार को जरूरत ही नहीं थी वो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने, बिकॉज इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक राज पूरा यहाँ पे. एंड जो ऊपर से आ रहा था वो फॉलो हो रहा था, कोई कुछ था ही नहीं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस थे ही नहीं. एक अब मैं अगला सवाल ये पूछना, बहुत ही सॉफ्ट सवाल है जो कि हम लोग ने जब प्रिपरेशन कर रहे थे सेशन को उसके लिए भी पूछा था, क्योंकि जो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है अहमदाबाद के प्रोजेक्ट में, और ये सवाल मैंने 3 दिसंबर को जब अहमदाबाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ तभी भी उठाया कि ये साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट क्यों है? अगर 370 किलोमीटर लंबी नदी है अहमदाबाद में से तो काफी छोटी जाती है, तो अहमदाबाद रिवर फ्रंट होना चाहिए. तो ये जवाब मुझे मिला था कि नाम में क्या रखा है. तो आपने जब अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया तो आपने भी बताया कि तावी एक
पूरी अपने आप में एक नदी है और जम्मू में उसका एक हिस्सा है। तो ये प्रोजेक्ट तावी रिवर फ्रंट है कि जम्मू रिवर फ्रंट है कि क्या है, क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है ये, क्योंकि पूरी नदी की आइडेंटिटी को अहमदाबाद के 11 किलोमीटर में बांध के रख दिया। और ये खाली फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैंने 10 साल पहले एक अपना सेल्फ रिसर्च किया था अपने लिए, अपने एक जो मेरे को एक डिस्कम्फर्ट है इस प्रोजेक्ट से। तो मैंने ये नोटिस किया कि 10 साल में जो अहमदाबाद रिवर फ्रंट में जितना पैसा झोंका गया, उसका आधा भी 360 किलोमीटर में नहीं झोंका गया। तो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हर इंसान को बराबर का हिस्सेदारी है, हर इंसान का नदी पे भी अधिकार है, हर इंसान का फंडिंग पे भी अधिकार है, तो इट्स नॉट अबाउट दैट 11 किलोमीटर्स में कितना पैसा लगा। मेरा सवाल सिंपल था, क्या वही पैसा अगर हमने पूरे 370 किलोमीटर के हर रनिंग मीटर पे लगाया होता, गलत काम के लिए या सही काम के लिए बात अलग है, बात है कि मेरा इतना रुपया लगा, तो उतना रुपया अगर सब जगह लगता तो सब जगह का क्या होता। मैं नहीं कह रही हूँ 370 किलोमीटर को अहमदाबाद जैसे डेवलप किया जाए, मैं सिर्फ पैसे के लिए कह रही हूँ। तो आप लोग के यहाँ लोगों का जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि मेरा खुद का छोटा सा गांव है, शहर है, अब तो बड़ा शहर हो गया, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट है, उसमें अरपा नदी है, मैंने उस पर आर्टिकल लिखा है, वहां पे भी इतना बड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट लगाया है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे शहर के लोगों का, लोग काफी खुश हैं कि रिवर फ्रंट आ रहा है, रिवर फ्रंट आ रहा है। तो एक हाइप था। तो दोनों चीजें जानना चाहती हूँ कि लोग इसको तावी रिवर फ्रंट देख रहे हैं कि जम्मू रिवर फ्रंट देख रहे हैं, और लोगों का आपने क्योंकि अपनी प्रेजेंटेशन में रखा था कि आप लोग काफी माइनॉरिटी ग्रुप है, जो कि अक्सर होता है एनवायरमेंटल विसल ब्लोअर्स और एक्टिविज्म हमेशा माइनॉरिटी, और एक्टिविज्म शब्द तो हम लोग गलत तरीके से देश में देखते ही हैं, तो माइनॉरिटी ही होता है। तो मैं जानना चाहूंगी आपके वहां कैसा है ये। मैं पहले रखता हूँ, फिर अकरम भाई अगर आपको भी कुछ ऐड करना होगा तो आप ठीक भी इस आंसर में ऐड करना, क्योंकि मेरे को लगता है आप भी इस आंसर में बहुत बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए, ये आंसर बहुत इम्पोर्टेंट भी है एंड बहुत फिलोसफिकल भी है, लेकिन इस आंसर का जो पहलू है वो सिर्फ मतलब इसका ओनस जो है इस क्वेश्चन को आंसर करने का, वो मेरे को लगता है कि सिर्फ अथॉरिटीज या फिर एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट के ऊपर नहीं है। ये एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर हमें भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि जब हम जम्मू की बात करते हैं और शहरों की बात करते हैं, वो शायद आपके वहां भी बाकी इलाके में भी जो शहर हैं, वो क्या होता है कि वो आइडेंटिटी को ओन कर लेते हैं किसी भी इलाके की। फॉर एग्जाम्पल जम्मू जो है, अब जैसे जब कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो मैंने शुरुआत में बोला कि कश्मीर का हिस्सा सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर नहीं है, जम्मू एक बहुत बड़ा इलाका है। वैसे ही जम्मू के अंदर मैं जब ये बात करता हूँ अपने जम्मू वासियों से और सिटी वालों से, तो मैं बोलता हूँ जम्मू के अंदर सिर्फ जम्मू शहर नहीं है, जम्मू एक डिवीजन है जहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ चिनाब वैली है, जहाँ पीर पंजाल है, जहाँ बहुत बड़े स्केल पे हमारी एक रूरल पॉपुलेशन है, जिसके बारे में जम्मू भूल ही जाता है। एंड यही तवी के साथ भी होता है। जब हम लोग तवी को हम लोग देखें तो तभी हम जम्मू वालों की आइडेंटिटी है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप जब जम्मू में रेलवे स्टेशन से कभी आएंगे तो आप रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो लिखा होगा जम्मू तवी, तो आधे लोग तो जम्मू को जम्मू तवी नाम से बुलाते हैं। तो वो एक आइडेंटिटी छप चुकी है, और वो जम्मू की भी आइडेंटिटी है, जो यहाँ पले बड़े हैं उन्होंने हमेशा, जब तवी ब्रिज से निकलते हैं तो एक हमारा एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल हजारों साल पुराना एक मंदिर है बहु फोर्ट के अंदर, तो उसके वहां माथा टेकते हैं लोग, और लोगों को मतलब बहुत सारी मिथिकल और एथ्रोलॉजिकल कहानियां हैं, टेल्स हैं, तो लोगों की एक प्रिंट है, इम्प्रिंट में है। लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं, इनफैक्ट भूल क्या जाते हैं, मैं बोलता हूँ एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं कि जम्मू की तवी निकलती कहाँ से। सच बताऊं तो मेरे को भी पढ़ाई में, या मेरी हिस्टोरिकली जो मेरी बचपन की पढ़ाई हुई, जो भी मेरी तालीम हुई, मेरी समझ बनाई गई, चाहे वो घरों पे बनी हो या फिर स्कूलों में बनी हो, उसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि तवी की ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, तवी कहाँ से एंड होती है, उसमें एक आइलैंड है, ये सारी चीजें बताई ही नहीं गई है। जिसकी वजह से मैंने जब शुरुआत में ही शायद मैंने इसके ऊपर टच किया था कि हमारा कनेक्शन नदी के साथ बहुत टूट चुका है। पहले तो नदी हमारी यूटिलिटी थी, वो यूटिलिटी भी खत्म हो गई, तो हमारी नॉलेज भी, ऑलरेडी नॉलेज को हम लोग कभी बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, कंजर्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि हमारी नेचुरल बॉडीज को लेके नॉलेज क्या है। और शहर की जो गति थी, और इसको मैं कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ कि जम्मू की एक एस्पायरेशन, जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, तो हमें बोला गया अरे जम्मू अब चंडीगढ़ बन जाएगा।
एंड जम्मू वाले बहुत खुश थे क्योंकि चंडीगढ़ बनने का बहुत शौक है हम लोगों को। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे पास जम्मू है और चंडीगढ़ वाले कश्मीर ये इलाका देखने आते हैं। तो दिल्ली को चंडीगढ़ बनने का शौक है, चंडीगढ़ और जम्मू को चंडीगढ़ बनने का शौक है। वो मतलब सॉरी, चंडीगढ़ को दिल्ली, मतलब ये एस्पायरेशन सेंट्रल से निकल रही है ये और सब जगह है। हाँ ये निकल हर रही है। गांव को शहर बनना है और हर शहर को हांगकांग और न्यूयॉर्क हाँ बनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉम्बे को तो हम कब से हांगकांग और शंघाई बना ही रहे हैं। हाँ तो ये एस्पायरेशन का जो हमारा मिसमैच है, एंड ये समझना कि हमारे पास है क्या और जिस चीज को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम खो क्या रहे हैं, ये एक बहुत गहरा मतलब सवाल है जिसको हम उठा रहे हैं यूथ के अंदर। बिल्कुल, और ये गहरा इन्वोक बिल्कुल। इसको इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें इसमें एक चीज और जो मायने लगती है, और इसमें मैं एक छोटा सा किस्सा भी बताऊंगा कि मैं एक किश्तवाड़ में एक बंदा था, मतलब ऐसे ही एक टॉक चल रही थी जिसमें हम तवी के ऊपर बहुत बातें कर रहे थे, एंड उन्होंने एक बार ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि जो तुमने हालत बनाई है ना नदी की नीचे की तरफ, किसी दिन पानी कम हुआ, जो कि हो रहा है बिकॉज ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं तो पानी का बहाव काफी कम हो गया है। तो उन्होंने कहा किसी दिन हमने पीछे से रोक लेनी है और अपने लिए ही पानी रखना है क्योंकि तुम लोगों को कदर ही नहीं है। जो कि फैक्ट है कि ना हमें ये पता है कि वहां से निकल रही है, ना हमें उसकी कदर है। और मैं अभी पिछले साल ही वहां पे होके आया हूँ और मैंने पानी पिया है वहां का, मतलब नदी से। तो मुझे वो बुजुर्गों की बात याद आ गई जो बोलते थे कि 30 साल पहले हम तवी का पानी ऐसे पीते थे जम्मू शहर में, और आज हम नहीं पी सकते हैं, आज हम नहा भी नहीं सकते हैं, और वहां हम लोग हाथ से पी रहे हैं। तो ये सारी चीजें यूथ को एक्सप्लोर करने की जरूरत है और इस एस्पायरेशन को बदलने की जरूरत है, तभी हम लोग वो बातचीत बिल्ड कर पाएंगे जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं। बट इसमें मेरे को लगता है बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। वो बिल्कुल। वो बहुत बहुत बड़ा काम है और उसके लिए मतलब कोई टीचिंग नहीं है, कोई कोई सिलेबस नहीं है, वो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा रास्ता। अकरम भाई आप कुछ अगर चाहें जोड़ना चाहें तो। मैं एक्चुअली अकरम से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अकरम, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं पिछले सवाल पे? जी, अनमोल भाई ने सही बोला है। मुझे भी लगता है कि ये जो हम शायद एक डेवलपमेंट की दौड़ में लगे रहते हैं, तो एक वही है कि हम जम्मू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है वो कश्मीर बनने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर भी शायद हम देखते हैं कि डल झील जो पूरे दुनिया में बहुत मशहूर है, और हम जम्मू में इस तवी को की हकीकत को भूल के, इसकी जरूरत को भूल के, शायद इसको डेवलपमेंट और कमर्शलाइज करने के चक्कर में शायद हम वो चीज खोने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज खो रहे हैं जो हमें नहीं खोनी चाहिए थी। तो मैं तो हमेशा एक चीज समझता हूँ कि शायद हम जो अनवांटेड डेवलपमेंट है जिसकी हमें शायद उस लेवल पे जरूरत नहीं होती, और हम उसके चक्कर में कई बार अपनी जिंदगियों से खेलने की कोशिश करते हैं, अपनी जनरेशन से खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जम्मू का जो ये जो आर्टिफिशियल लेक भी शायद मेरे नजदीक तो ये है कि ये भी एक इसका हिस्सा है कि हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बना के आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या जिस चीज की हमें अभी जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले अपने लोगों की जिंदगियां, अपने लोगों की के घर, अपने लोगों की बस्तियां जो है वो बची रहें और वो आबाद रहें, तो हमें इस चीज की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बना के पूरे इंडिया से टूरिस्ट यहाँ बुलाने की कोशिश करें, और यहाँ पे हम ये दिखाने की कोशिश करें, ये दिखलावा करने की कोशिश करें कि हम जम्मू वालों के पास भी एक जो क्या डल झील का डल झील तो नहीं है, पर ये डल झील की तरह हमारे पास भी एक झील है। तो हम, क्योंकि मैं गांव से हूँ, और हम जब गांव के अंदर जाते थे और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि चश्मे होते हैं गांव पे, जो नेचुरल जो पानी जहाँ से निकलता है, और आइज ऑफ वहाँ द अर्थ लेक्स को बोला जाता है। बिल्कुल। तो वहां जब हम आज की डेट में, अब जब हम यहाँ शहरों से होके वहां पे वापस जाते हैं, तो मैं एक प्रैक्टिकली मैंने अपनी देखा कि रिसेंटली मेरे गांव में एक चश्मा था, और मैं वहां जब दोबारा, अब कुछ सालों के बाद दोबारा गया, तो वो चश्मा सूख गया। मैंने वहां किसी से पूछा कि ये यहाँ पे पानी इतना तेज होता था कि हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे, और ये आज यहाँ पे पानी नहीं है। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे जो सीमेंटेड वो करना सारा काम किया गया, उसके बाद यहाँ पे पानी सूख गया है। तो वो डेवलपमेंट और दिखावे के चक्कर में हमें जो उसकी हकीकत और उसकी जो जरूरत थी उसे भूल गए, और हम उस चक्कर में आज यही हमारे साथ भी हो रहा है
2014 में हम इससे सैलाब आया, पर हम इससे मुतासिर नहीं हुए। पर और उससे पहले भी यहाँ कि ये इस तरीके से जो बस्तियां उजड़ी नहीं है, घर टूटे नहीं है, तबाह हुए नहीं है, जो इस बार 2025 में हुआ। और ये अनमोल भाई ने मुझे और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है कि जो मेरी कोशिश थी कि ये इसलिए भी हुआ है कि हमने जो आर्टिफिशियल लेक के नाम पे जो तवी के अंदर, जो मैं कहता हूँ कि सरकारी तरीके अंदर ने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो चाहे तवी रिवर फ्रंट के नाम से हो या दूसरा किसी नाम से हो, और या ये जो आइडिया फ्लोट कहाँ से हो रहा है उस चीज पे अगर देखा जाए तो वो जो भी हो, पर ये जो चीज हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई है वो यही है कि तवी के अंदर आप इंक्रोचमेंट आप करते हैं और उसका जो भुगतान है जो वो हमें भरना पड़ता है। हम लोग आज इससे मुतासिर हुए, हमारे घर चले गए, हमारे हमारे घर के अंदर की चीजें चली गई, जो वो इररिपेरेबल लॉस है। हमारे बच्चों के बैग तक जो बैग हैं, स्कूल की किताबें बच्चों की बैग हैं, जो इमोशनल टच इंसान का होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों की चीजों के साथ, खिलौने तक टाइज वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें हमें शायद, मुझे लगता है, देखने की जरूरत थी। तो ये ज्यादा ना हो जाए, बहुत शुक्रिया। जी, मैं एक चीज रखना चाहती हूँ इस बार, जब जो अनमोल प्रेजेंट कर रहे थे उस समय, कि एक्चुअली देश में वाटर एजुकेशन है ही नहीं, जिसके कारण कि हमने ये सब जो मुहिम चालू किया है, वेडनेसडेज फॉर वाटर, फ्राइडे वाटर्स, मंडे मंचिंग विद वुमेन फॉर वाटर, इसी बात से ही मुहिम चालू किया मैंने, क्योंकि मैं एक्चुअली कई जगह वाटर एजुकेशन करवाना चाहती थी, खुद पढ़ना चाहती थी। मैंने खुद ने कभी वाटर पढ़ाई नहीं किया, तो जो हमको नदियों का ज्ञान है, जो तालाबों का ज्ञान है, वो एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि ऐसा एजुकेशन ही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो डेवलपमेंट का ज्ञान है, और नदी और तालाब को जमीन के जैसा डेवलप किया जाता है। ये बात मैंने और सारंग ने भी पुणे डेवलपमेंट पे भी बात किया था। तो ये आपने भी अपने प्रेजेंटेशन में शुरू में रखा था अनमोल, कि ये एक रियल एस्टेट और रिक्रिएशनल प्रोजेक्ट के जैसा डेवलप हो रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक वाटर बॉडी को हम पीस ऑफ लैंड के जैसे डेवलप कर रहे हैं, कि यहाँ ये दीवार खड़ी कर दिया जाए, वहां ये दीवार खड़ी कर दिया जाए। और ये हम सबको शायद आप सब हम वाकिफ हैं इस बात से, कि जितना सीमेंट और सरिया डलेगा उतना सरकारी ऑफिसर्स को और नेताओं को पैसा भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन है ज्यादा सीमेंट डालने का और ज्यादा सरिया डालने का। एक छोटी दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे तो यहाँ तक भी मालूम है कि अहमदाबाद रिवर फ्रंट में जो स्टील की रेलिंग लगी है, 90 रुपए की रेलिंग को 300 रुपए की रेलिंग BOQ में लगा के बताया गया। ये मेरे बच्चों ने खुद ने बताया जो उस ऑफिस में काम करते थे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, इसलिए मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, जब हम ऐसी सब बातें करते हैं प्रोजेक्ट्स की, डेवलपमेंट की, और आपने भी रखा कि प्रोजेक्ट सेफ है, लोग सेफ नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो मामला हुआ रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रखने के लिए, ये एक फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम के जैसे रखा गया। हालांकि इसमें पार्टिसिपेटरी प्लानिंग तो कोई है ही नहीं, नेम सेक होता है जहाँ पे एक्सपर्ट लोग आके बैठते हैं, फोटो खींचता है ग्रुप में और बोलते हैं कि ये पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है। प्लानिंग हैज टू बी अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जो कि होता नहीं है हमारे यहाँ पे, बट फिर भी एक टिक मार्क लग जाता है। तो कहीं ना कहीं फ्लड रिलीफ से जो रिवर फ्रंट बनेगा वो फ्लड रिलीफ तो हुआ नहीं। फ्लड तो आया, और जैसा कि हमने अकरम से सुना कि एक्चुअली जो पहले स्लोली राइजिंग लेवल होता था, वो एक सडनली एक आप स्प्लैश फ्लड, जैसा आपने बोला कि एक्चुअली ग्लोफ का ही आप लोग को डाउट हुआ कि कहीं ग्लेशियर आउटबर्स्ट तो नहीं हो गया। तो इतना ज्यादा सडन हुआ कि उसके कारण तो प्रिपेयर्डनेस जो फ्लड कंट्रोल का था वो होने की जगह ना होने के सिचुएशन आ गया। तो मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ आप लोग के, क्योंकि प्रोजेक्ट स्ट्रेच काफी छोटा है, तो अहमदाबाद के सिचुएशन में काफी नियरली 10,000 हटमेंट्स थे जिनको रीलोकेट किया गया, क्योंकि अकरम ने ये बात रखी थी कि अब पूरा ध्यान इस पे है कि किसने एनक्रोच किया है और किसने नहीं किया है, जबकि सरकारी सिस्टम ही पूरा। मेरा एक आर्टिकल है लैंड ग्रैबिंग पे, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज जो है वाटर ग्रैबिंग एंड लैंड ग्रैबिंग का है, तो एनक्रोचमेंट सिस्टमैटिकली हो रहा है। तो आप लोग का जो अभी जो स्ट्रेच है पहले फेज में भी, उसमें भी कई लोग को रीलोकेट किया गया है क्या, या आप लोग का जैसे फ्लड आया आप लोग ने क्लीन करके दोबारा उसमें ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर ये सिचुएशन तो दोबारा भी आ सकती है, तो इसमें कोर्ट का क्या रिलीफ है
क्या आप लोग को कॉम्पनसेशन फॉर दिस टाइम फ्लड दिया जाएगा, या आप लोग को रीलोकेट करके कहीं और लेके जमीन दी जाएगी या जगह दिया जाएगा? और इस वक्त जनता जो है कोर्ट में क्या गुहार लगा रही है अपने रिलीफ के लिए, ये मैं जानना चाहूंगी अकरम आपसे। और कोर्ट जो सुन भी रही है कि नहीं, ये भी बात है। बिकॉज आवर कोर्ट्स, आवर जुडिशियरी इज प्रो डेवलपमेंट. It is only last year that Supreme Court first time uttered the words climate crisis. और मुझे नहीं पता कितने सारे प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी खुद अप्रूव करती है। एनजीटी ने ज्यादा प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, ना कि डिसअप्रूव किए हैं। मैं आपकी राय सुनना चाहती हूँ इस बारे में। जी शुक्रिया। जो फर्स्ट फेज है इसके जो इसके साथ जो लगते हुए जो इलाके हैं, तो वहां पे क्योंकि वहां पे एक तरफ एमएम स्टेडियम है और दूसरी तरफ एक जो फिशरीज डिपार्टमेंट का है और वेयर हाउस है एक तरफ। तो वेयर हाउस में कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां से उनको रिलोकेट करने के लिए जो काम चल रहा है और उनमें उनसे इस पे बातचीत चल रही है। पर जो सेकंड फेज है उसके साथ में जो लगते हुए इलाके हैं वो मतलब मैक्सिमम 80% जो है रेजिडेंशियल इलाके हैं, जिनमें लोअर गुजर नगर, पीर खो, गोरखा नगर, या जम्मू यूनिवर्सिटी के बैक साइड, जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उसके बैक साइड एक इलाका है जिसे एक उसका कुछ नाम है, बस्ती है वहां पे। तो ये सारे जो इलाके हैं ये रेजिडेंशियल हैं, और इन सारे इलाके जो ये रेजिडेंशियल इलाके हैं इनमें फर्स्ट फेज का आर्टिफिशियल लेक बनने के की वजह से इस पे अभी मतलब क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, पर यहाँ अच्छा, पे हाँ यहाँ पे जो असर हुआ है पानी का और जिस तरीके से पानी चढ़ा है यहाँ पे ज्यादा तबाही हुई है। आप सही तो कहा है अनमोल भाई। कॉम्पनसेशन होगा, कोर्ट में गए हैं लोग, क्या है स्थिति इस वक्त? क्यों यहाँ पे एक क्योंकि ड्यूल पावर सिस्टम का एक इशू रहता है अभी करंटली, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल्स वगैरह थी वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं तहसील ऑफिस वगैरह में वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ये वहाँ पे फाइल्स वगैरह जमा की हैं, पर उन फाइल्स वगैरह का क्या डिस्पोजल है वो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और उन फाइल्स पे क्या काम चल रहा है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक ऑफिशियली जो डाटा कलेक्ट किया है थ्रू पुलिस रिपोर्ट्स के, और वो सारी एप्लीकेशंस प्रॉपर लगा के वहां पे फाइल किया। अब ये सारा प्रोसेस करने के अंदर जो लोग गरीब लोग हैं उनके 2 या 4-5 हजार से ज्यादा पैसे भी लगे हैं, पर वो फाइल्स का क्या डिस्पोजल है और उस पर क्या कार्रवाई चल रही है उस पर अभी कुछ नहीं है। और चूंकि ये फाइल्स जब यहाँ से कुछ इनका डिस्पोजल होगा उसके बाद लोग कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। कोर्ट में अभी इस सारी चीजों को लेके लोग गए नहीं है, और ओके, जो उम्मीद लगाई जा सकती थी कि एनजीटी इन पे जिस तरीके से एनजीटी ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो अनमोल भाई ठीक कह रहे हैं कि वो आप जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए था, और ये देखना जरूरी है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं ये बनने चाहिए, और इन्हें अगर एक फेस में बना हुआ है, अब इनका 2 फेस नाम देने से जो उनका जो पर्पस है वो खत्म नहीं ना हो जाएगा। वो डिफीट ने ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो ये जो काम है इसे कर सकें, इसे एग्जीक्यूट, इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें लोगों के लिए और दिखावे के लिए, ये कि ये दो फेज में है। अब देखा जाए तो है तो ये दोनों फेज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर समझा जाए उसे तो ये एक ही जो झील ये जो एक ही होगी, और उससे जो इम्पैक्ट होगा जो दोनों तरफ जो इलाके हैं उनको होगा, और दोनों तरफ जो बस्तियां हैं उनका होगा। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि और मैंने कहा भी कि एनजीटी को भी इसको पब्लिक के इंटरेस्ट में देखना चाहिए था, ना कि इस तरीके से कि इनक्रोचर्स वगैरह कौन है और उनको हटा के अपना सेकंड फेज के लिए रास्ता साफ करना। तो ये एक अब क्योंकि हम जुडिशरी पे पूरा यकीन रखते हैं और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे लिए जो हमारे साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल। मैं एक्चुअली हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं और ये सारे मुद्दे तो एक सेशन पे कंप्लीट नहीं होता, बट एक बहुत क्योंकि आप दोनों यूथ हैं, मैं यूथ पे काफी भरोसा करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आप जिस तरह हर जॉब में रिटायरमेंट एज होता है, हमारे बूढ़े पॉलिटिशियंस प्लीज घर बैठे और यूथ लोगों को देश चलाने दें।
मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों ना वाटर फ्रंट में एक्सपर्ट्स हैं, सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट आप एग्री करेंगे मुझसे, और ना ही आप ब्यूरोक्रेसी में हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक वाटर फ्रंट एक टेक्निकल प्रोजेक्ट बोलिए या इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट, और आप दोनों इकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी नहीं है। इन सारे सिचुएशन को देखते हुए एक यूथ मतलब कलेक्टिव बनाना और उस कलेक्टिव का मोटिवेशन रखना, उसको चलाना, और क्योंकि उसमें भी तो आप लोग को मेंटरशिप या आप लोग को क्या सही रास्ता है, एक रिसर्च होता है, ये कितना मुश्किल होता है यूथ लोगों को एक साथ, क्योंकि आज की तारीख में जो मुझे लगता है देश में वाटर क्राइसिस तो है, पर उससे भी कहीं ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस है। वी आर शॉर्ट ऑफ लीडर्स। तो जब मैं आप लोग को देखती हूँ तो मुझे एक्चुअली बहुत उम्मीद होती है कि देश आगे जाके अच्छे लोगों के हाथ में होगा, बट आई होप कि आप बूढ़े होने के पहले देश की बागडोर संभाले। बट इसलिए जानना जरूरी कि यूथ को इकट्ठा करना आज की तारीख में एनवायरमेंटल मामले में, क्योंकि एनवायरमेंटल केसेस में कई बार और सिचुएशंस में बहुत इनकम भी नहीं होता, प्रोफेशन भी नहीं होता, हाउ डिफिकल्ट इट इज, और या यूथ किस मुद्दे से कनेक्ट होना चाहता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो यूथ को एक्चुअली हिलाती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं, या दिल से वो सोचते हैं या जुड़ते हैं? ये मेरे लिए बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, 400 पार हम हो चुके हैं खुद एक्चुअली सेशंस में। हमने ये यूथ के लिए ही किया था कि वाटर एजुकेशन देश में है नहीं, तो हम उनको वाटर एजुकेशन ओपन एक्सेस फ्रीली देंगे। जो वाटर एजुकेशन हमने इकट्ठा किया है एट W4W, मैं बेट कर सकती हूँ कि ये वाटर एजुकेशन कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड तक ये वाटर एजुकेशन दे नहीं सकता जो हमने इकट्ठा किया है। तो यूथ क्या देखना चाहती है आज की तारीख में, क्या जानना चाहती है, क्या क्लेम करना चाहती है इस सिस्टम से और ऐसी सब चीजों से? आपने कैसे जोड़ा यूथ को? मानसी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। उससे पहले पिछले जो सवाल बहुत था, शॉर्ट में देना पड़ेगा, वी हैव टू क्लोज इन 2 मिनट्स। हाँ, गो अहेड। अच्छा, तो हाँ, मैं एक्चुअली पिछले सवाल में भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, बट मैं वो स्किप कर दूंगा। कोई बात नहीं, श्योर प्लीज। हम लोग को मैं क्या, नहीं तो ना एडिटिंग करके यूट्यूब में चढ़ाना मुश्किल होता है। समझ रहा हूँ मैं आपकी जी। बात। तो जो आपने कलेक्टिव और मेंटोरशिप की बात की और यूथ क्या चाहता है, देखिए यूथ जो है ना, वो मतलब देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन राइट नाउ इन द वर्ल्ड हम्म, दैट यूथ इज बीइंग एक्सपोज्ड टू, एंड ऐसा बोला जाता है कि यूथ जो है वो मतलब गलत रास्ते पे ही जा रहा है। जो मेन स्ट्रीम डिस्कशन है मैं वो नहीं मानती। हाँ, मैं नहीं मैं भी मानती। नहीं मानता। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, स्पेशली जो टायर 2 टायर 3 के सिटीज में है। टायर 1 में आप देखेंगे तो बहुत सारे कलेक्टिव्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसकी भी अपनी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बहुत पुराना है कि जो डेवलपमेंटल सेक्टर का एक वो है, तो उसमें एक पूरा करियर है आपका, तो वो अपॉर्चुनिटीज पता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही, समझ लीजिए, बड़ा ही वो मतलब ये एक अल्ट्रुइज्म, हाँ, अल्ट्रुइज्म। हाँ, बिकॉज इट्स लाइक हम लोग बजरंग दल हैं, जो 20 साल पहले बजरंग दल थे ना, फ्रिंज हैं हम। वी आर लाइक नोबडीज फ्रिंज, कि यार ये कैसे और क्या लॉजिक के साथ ये बात कर रहे हैं, इनका क्या है इसमें। एंड छोटे शहरों में सभी लोगों का माइंडसेट होता है, स्पेशली हमारे शहरों में, कि लोगों का कोई इसमें व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग इट, एंड व्हाट इज द क्या फायदा? मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा इससे, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो वो जो चीज है जिससे यूथ भी अट्रैक्ट हुआ है, और जो हम लोगों को भी आज भी मोटिवेट करती है, जो आपने बोला कि क्या वो चीज है, वो है अर्जेंसी, आई गेस। द फर्स्ट टाइम आई गॉट इनटू दिस वाज द अर्जेंसी, टू अंडरस्टैंड हाउ अर्जेंट and how important it is to do it right now, and that we are already delayed, that the delay is, मतलब बहुत ज्यादा डिले हो चुका है ये पूरे डिस्कोर्स को लाने का, एंड स्पेशली हिमालय जैसे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम लोग उनको वो स्टोरीज बताने की कोशिश करते हैं जो हम लोग ने इंस्पायर किया। हम अपनी कहानी को ही कोशिश करते हैं दोबारा से रिक्रिएट करें, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी किसी तरीके से इस रास्ते पे आया हूं, मेरे को एक्सपोज नहीं किया गया, मेरे पास कोई मतलब घर से कोई बैकग्राउंड नहीं है वैसा कि मेरे घर वाले ये बातचीत कर रहे हैं, या मेरे स्कूल में कोई बातचीत कर रहे हैं, दोस्त बातचीत कर रहे हैं, या मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड वैसा है। मैं बस खिंचा चला गया हूं, और वो सोशल मीडिया के जरिए प्राइमरीली, कि मेरे उस मतलब मेरा इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में गया और मैं किया। तो क्या चीजें मेरे को मोटिवेट की कि सोशल मीडिया में वो कंटेंट कंज्यूम करने से मैं एक्शन पे आया, और उस चीज में मेरे को जो समय लगा, शायद मेरे को वो 10 साल लगे,
कंज्यूम करते करते एक्शन में लेके आने के लिए, उस चीज को मैं कैसे एक्सेलरेट कर सकता हूँ और मिनिमाइज कर सकता हूँ कैटलिस्ट की तरह। क्योंकि अब मैं एक बीच में मतलब एक इंटरवेंशन लेके आ रहा हूँ, मैं वो नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा कैटलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं यूथ को खुद इंटेंशनली ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ स्कूल्स में जाके, एंड वो टेक्निकल वो तरीके ढूंढ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई हैव लर्नड कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है लोगों को, स्पेशली मोबिलाइज करना है स्टार्टिंग में, कि उनको अट्रैक्ट कैसे करना है, अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, देन उनको उस अटेंशन के साथ, पहले तो आप अटेंशन ग्रैब कर लेंगे यूथ की, लेकिन अटेंशन को कैसे मेंटेन रखना है करना है। एंड हाँ सस्टेन करना है, उसको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देनी है, और उस इन्फॉर्मेशन की पेस को किस तरीके से धीरे धीरे रखना है। मतलब हर किसी की पेस अलग होगी सीखने की, समझने की, तो वो मेंशन करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन ऑलरेडी ये चीजों की तरफ है, एंड उसको उस पेस पे समझाना स्टार्ट करना है, एंड कौन बिल्कुल ही मतलब जिसको क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्यादा पता नहीं है सिवाय रिड्यूस रीयूज रिसाइकल्स के, जो उन्होंने इन्वायरमेंटल बुक्स में पढ़ा है, उसको कहाँ से लेके आना है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करना, बिल्ड करना, एंड अपना एक रास्ता ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपका रास्ता है रिसर्च, हमारा, मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूं, तो मेरा रास्ता था एडवोकेसी थ्रू सोशल मीडिया, एंड उसको फिर बाद में मतलब प्रोटेस्ट और इन सब के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसमें कैसे लेके आना। एंड एक बहुत जरूरी मेरे को लगता है, मतलब जम्मू में बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं कि प्रोटेस्ट का रास्ता जो है वो शायद तुम लोगों को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाता है। मेरा मानना है वो जम्मू के लिए बहुत जरूरी है, शायद वो किसी और इलाके में किसी और तरीके से करने की जरूरत होगी। जैसे मैंने अहमदाबाद के कुछ साथी हैं, गुजरात के कुछ साथी देखे जो जिनको शायद प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत कर लिया, उनको लगा कि नहीं यार लीगल रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वहां पे वो चीज ज्यादा जरूरी है। मेरे को यहाँ लगता है कि हमारी जो जम्मू की जो पॉपुलेशन है वो डीपॉलिटिसाइज्ड है, एंड फॉर अदर रीजंस इट हैज बीन द रीजन ऑफ द जो इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमें जीने के लिए डीपॉलिटिसाइज होना ही पड़ा, कि 70 ईयर से जो कॉन्फ्लिक्ट रहा वो सब रहा, तो वो डीपॉलिटिसाइजेशन को खत्म करने के लिए और इवॉल्व करने के लिए, एंड इस टॉपिक को पॉलिटिसाइज करने के लिए कि देखो हमें कॉन्फ्लिक्ट के बाहर भी आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखना जरूरी है। तो प्रोटेस्ट इज अ पॉलिटिकल मतलब हाँ, एंड इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पॉलिटिकल थॉट, मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग विच इज साइंटिफिक बट इन अ पॉलिटिकल वे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, चाहे हम 1 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, हम वो प्रोटेस्ट की फॉर्म जब करते हैं ना, तो इट क्रिएट्स अ वो बजरंग दल वाला इफेक्ट, समझ रहे हैं साइंस के लिए कि हाँ ये साइंस वाली बातें कर रहे हैं इस तरीके से, अरे मतलब ये इतना एक्सट्रीम कैसे जा सकते हैं। तो वो चीज हम लोग एक्सप्लोर की, और उससे मैं मानता हूँ एक लाइट हाउस इफेक्ट बना, क्योंकि शहर छोटा है, तो लाइट हाउस जो हमारे जैसे लोग थे वो हमें खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट हो गए, और अभी भी मतलब हम लिमिटेड हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट जहां से हम शुरू हुए थे और जहां पे हम अभी हैं उसमें हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, हम जीरो पे नहीं हैं। जहां हम स्टार्ट हुए थे वहां हम जीरो पे थे, क्योंकि ये बातचीत ही नहीं हो रही थी, बातचीत थी यहाँ इकोनॉमिक्स की या जॉब्स की या सिक्योरिटी, जम्मू वर्सेस कश्मीर पॉलिटिक्स की, हमने उसको थोड़ा सा इकोलॉजिकल साइड पे लिया है। एंड मेरा ये मानना है, एंड दिस इज समथिंग वेरी, मतलब आई विल एंड विद दिस, दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट क्लाइमेट चेंज and climate crisis as a whole, because I feel there are only 2 options that we have. One is that we are not able to tackle it, and we will destroy the civilization that we see. Matlab, we will live as human beings but not in the civilization that we have. There will be a collapse of civilization. Maybe some of us will be alive, but in a very savage state than we are right now, and it will be a very grim situation. But the other side that I try, which gives me hope, which gives me the मतलब पुश कि यार नहीं, मुझे ये करना जरूरी है कि अगर हम लोग इससे ओवरकम करें तो शायद, क्योंकि ये ओवरकम आइसोलेशन में नहीं हो सकता है, ये ओवरकम ऐसे नहीं हो सकता है कि इंडिया ओवरकम कर लेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा, चाइना नहीं करेगा, वैसे नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, अदरवाइज ये ओवरकम हो ही नहीं पाएगा। आई बिलीव दैट, और उसको जब मैं माइक्रो स्केल पे रखूं, जम्मू कश्मीर के स्केल पे, तो जो मुझे डिफरेंसेस जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल थॉट्स में पिछले 200-300 सालों से जो हमारी रही है, मतलब एक इंफीरियोरिटी और मतलब एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों में बार बार रहा है। डोगरा डायनेस्टी में जम्मू सुपीरियर, कश्मीर मतलब 47 से कश्मीर सुपीरियर, तो वो रहा है। हम उन चैलेंजेस को बाईपास कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, एंड हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं कि उन चैलेंजेस को हम लोग डायलॉग के जरिए खत्म कर पाए। तो ये होप जो है ये मेरे को मोटिवेट करती है, और ये मैं कोशिश करता हूँ बाकियों को भी देने की जो हमारे जैसे सोच के लोग हैं। ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है, लेकिन
यही चीज आई थिंक आगे बढ़ा पाती है, इसके बिना नहीं चल सकता। Optimism is a good medicine and only way to survive, to be honest and hopeful, and research is talking about optimism. And honestly speaking, conversations होना बहुत जरूरी है, वो politicized हो या depoliticized हो. I think Anmol, you would love to hear my own YouTube talks on why it is important for protest to be as important as parliamentary affairs. So I am in sync with you. I do not believe that parliamentary affairs is the only way to run democracy. Protest is equally important, if not more, but equally important as parliament. But we will talk about it some other time. And maybe all of you would also like to hear what Medha Patkar talked about Jal Satyagraha. We had a session with her on the very first year when we had a detailed conversation, and I have written 2 articles on Jal Satyagraha, why it is important to talk about and rise above and talk about water collectively. And very well put by Anmol that actually climate crisis is an opportunity to come together and work together instead of breaking apart, because most of the time what Britishers did and what most of the time government is trying to do is divide us and rule. And this is where we have to come together and talk about water problems, talk about other problems also. But in this show, we only focus on water issues, and also we keep optimistic and positive side of water as well. With this, मुझे आज अब तो खत्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वीडियो पूरा मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी. Thank you so much Anmol and Akram for this wonderful session. Today we could not take any questions, and I don't see any question posed in the chat box as well. But next week, Wednesday, we are continuing actually with our Wednesdays for Water session, and we are going to talk about geospatial technologies for water resource management and restoration. And we may go to Manipur to talk about more on this. And this week on Friday Water Art session, we are going to speak on December 12th as When River Speaks with the Rest. And actually, it's going to talk about rights and the duties, and I'm going to be the river, and we have Srishti Bajpayee who is going to answer my questions. If I am a river and I have some questions to human beings, how humans are responding to the river. That's the session this Friday we have. And before I close the session, I want to tell you all of you, some time ago when I heard somebody telling me that Jammu is going to become like Ahmedabad riverfront, and even a lake like Wooler, somebody told me that we are going to develop Wooler like a Kankaria lake development model. It really gave me shivers. We are from Gujarat. We are sending Sabarmati riverfront model and Kankaria lake development model, for which I apologize on behalf of Ahmedabad to all of you that we are sending a wrong message to the country. And as a water scholar for over 30 years, I really feel embarrassed that the whole country is going blind to follow the Ahmedabad model of water development. Please do not follow. I beg you for not following Ahmedabad waterfront development. It's a different landscape. It's a different political game here. And you have a different landscape, and you have a different social, ecological, political system. Thank you so much, all of you. Please take care of yourself. We shall continue. We are fully booked until January end, which means we are going, and we will hope that in 2026, we also touch 500 sessions. Thanks, all of you. Please take care of yourself. See you soon. Bye-bye.